सभी को ओम। ओम सर। जी सभी को ओम। और थोड़ा लेट हो गया है, मीटिंग 3 बजे से था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा सभी लोगों से। और इसमें एक रिक्वेस्ट है कि अपना सभी माइक म्यूट रखेंगे, तो ताकि जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को संचालन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और आज की मीटिंग जो है वो कुछ क्वेश्चन किसानों से आए थे कि उनके खेत में ये इस तरह का बीमारी लगा हुआ है। तो पूरे भारत से हमारे पास में क्वेश्चंस आए थे, लगभग 150-160 के करीब क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोग एक्सपर्ट का पूरा पैनल यहाँ पे उपस्थित है। वो उसी के साथ में कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे पास आपको जवाब दिया जा सके। तो देखिए, फिर किसी ने माइक अपना ऑन कर लिया, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि माइक एक बार अपना ऑफ कर दीजिए सभी, और सभी लोग अपना माइक जो है म्यूट पे ही रखेंगे ताकि कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा मेहता सर अवेलेबल हैं, तो मैं मेहता सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए और सेशन की शुरुआत करें। आदरणीय मेहता सर। ओम नमस्कार सबको। थैंक यू सौरभ। जैसा कि सौरभ ने बताया कि भाई ये जो समय समय पे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहे हैं, और आज की तारीख में 171 किसान भाइयों के हमारे पास जो क्वेश्चंस है, जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके जो प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौध सुरक्षा की, जिसमें कि बीमारियां, कीड़े मकोड़े, नदीन आदि की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर ये आज का वेबिनार किया जा रहा है। और इसमें हमारा प्रयास यही है कि जैसे कि सौरभ ने बताया, टीम जो एक्सपर्ट्स की हमारी है, इस पैनल में हम 5-6 लोग हैं, और इस काम को मिलजुल के हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम दे सकें। और इसमें हमने मुख्य तौर पे ये जो आज का प्रोग्राम है, इसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो ये कि अगर आप देखिए, अगर आप हम थोड़ा पीछे जाएं आज से 30-40 साल पहले, तो हमारे पास बड़े परंपरागत सिस्टम थे। समस्याओं का समाधान अपने आप ही हम कर लेते थे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और हमारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, अभी हमारे पास घर के ही सुरक्षा के प्रबंध थे किसी भी फसल के लिए। और इस पे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी टीम ने बहुत प्रयास किया है, खास करके जितने भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे बहुत लिटरेचर अवेलेबल है, और उसमें खास करके ICAR जो कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने 7 बड़े बड़े वॉल्यूम निकाले हैं कि हम कौन कौन से जो ओरिजिनल इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर, और उसमें रेफरेंस दिया गया। ये अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अगर हम इस कार्य को ऐसे करें तो इसमें हमें सफलता मिलेगी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, आदमी को, चाहे वो किसान है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे कोई संस्था है, उसके काम को एक्नॉलेज किया गया है, ताकि उसको भी अपने आप पे मानो कि साहब मैंने एक चीज बताई थी और उसका समाधान आप देखिए नेशनल लेवल पे हो रहा है। और नंबर 2 ये है कि भी दूसरा जो हमारा रहेगा, वो जो आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो फंजीसाइड्स हैं, अलग अलग कंपनियां बना रही हैं, उनके द्वारा हम इनका कैसे रोकथाम कर सकते हैं। सो ये मोटे तौर पे 2 इसके पक्ष को लेके हम चलेंगे। और मोटे तौर पे जो प्लानिंग है हमारी, हम सब इसमें मौजूद हैं। मैं हूं, डॉक्टर भट्ट हैं, हमारे साथी सौरभ हैं, डॉक्टर PK शुक्ला हैं, एक काफ़ी बड़ी टीम है।
जो कि इसको देख रही है, और इसको मिलजुल के इस प्रयास को हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि किसी भी किसान भाई का जो हमारे पास प्रश्न आया है उसका हम जवाब दें, और हमें उम्मीद हम इसमें सक्षम है। हमने बड़ी मेहनत की है, बाकी आप बताएंगे कि कहाँ तक हम कामयाब हुए हैं। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम आईटी के एक तरफ से काम शुरू करेंगे। और इसके लिए सौरभ ने बहुत मेहनत की है। इसने वो सारे वॉल्यूम जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, 7 वॉल्यूम आईसीआर के हैं, इसके अलावा और लिटरेचर है, कई लौकिक कथाएं हैं, उसमें से मटेरियल लिया गया है। तो इसको अब मैं, इससे पहले कि सौरभ शुरू करे, मैं अगर पवन जी हैं तो उनके मुखबंध से 2 शब्द हम चाहेंगे ताकि अगला कार्यक्रम हम शुरू कर सकें। पवन जी प्लीज। थैंक यू डॉक्टर मेहता, धन्यवाद आपको। और हमारी जो एक्सपर्ट पैनल आज यहाँ पर उपस्थित है, सभी का स्वागत करते हुए, साथ ही जितने भी हमारे कृषक हैं और हमारा स्टाफ है, आप सभी का स्वागत है इस सेशन वेबिनार में। और मुझे आशा है कि आपके द्वारा जो उठाए गए प्रश्न थे उनका आपको निदान मिलेगा काफ़ी हद तक के आज के हमारे प्रयास से। हम इस प्रेजेंटेशन में ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, कृषक जो है आत्मनिर्भर बने। अगर उसकी परंपरागत विधि कोई ऐसी है जो कि पूर्व से हमारे इस्तेमाल की जा रही थी और जिसको कि सरकार ने भी वैलिडेट किया है, तो ऐसी विधियों को आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा जो और उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, जानकारी है, उसके माध्यम से ये जो इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, विशेष रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में, उसको हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं अपने पैनल के जितने भी साथी हैं जिन्होंने तैयारी की है, उन सभी को मुझे विश्वास है कि वो अपना जो प्रस्तुतिकरण करेंगे उससे हमारे समस्याओं का निदान होगा। और बीच बीच में डॉक्टर मेहता जो इस कार्य को लीड कर रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे जिससे कि कृषकों की और भी जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी वो जानकारी दे देंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहता, और आज का वेबिनार को शुरुआत करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद पवन जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा सौरभ से कि वो अपना आईटीके की जो प्रेजेंटेशन है, मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत की गई है इसमें, और आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। सौरभ प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू मेहता सर। प्रेजेंटेशन विजिबल है, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। दीपक सर। हाँ जी विजिबल है, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सर। और जैसा कि अभी मेहता सर ने बताया कि जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इससे पहले जो हम कीटों की रोकथाम के लिए जो चीज़ें प्रयोग करते थे वो पूरी तरह से हमारे लोकल रिसोर्सेज पे आधारित रहती थी। मतलब जो स्थानीय उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का उपयोग करके आसानी से हम लोग कीट जो मैनेजमेंट है, पेस्ट मैनेजमेंट है, पीडक मैनेजमेंट है, उसका हम आसानी से उसकी रोकथाम कर लिया करते थे। तो ये फिर हरित क्रांति में ये तमाम चीज़ें आई, तमाम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आए, और उनकी मदद से फिर हमने इस तरह से ये जो कीट की रोकथाम है या फिर जो पेस्ट है उनकी रोकथाम है वो हमने स्टार्ट किया। तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये चाहते हैं कि ज़्यादातर जो है लोकल स्थानीय स्तर पर आधारित चीज़ों का उपयोग करके किसान को कम मूल्य में या बिना किसी मूल्य के अच्छी जो पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड है, वो उनको बनाना सीख ले, ताकि जो उसकी कॉस्ट है, लागत है, उस पर लागत कम आए और उसका एटलीस्ट में बाद में मुनाफा उसका बढ़े। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं इसको समराइज करके एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके इकट्ठा किया है, और इसमें मेहता सर, भट्ट सर और जो शुक्ला सर हैं, और इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को। और इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का। आप यहाँ पे 2 चित्र देख रहे होंगे फिलहाल। तो पहली बात तो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीकों की ही बात करेंगे कि जो परंपरागत या ITKs जिनको बोलते हैं, इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज,
वो है होती क्या चीज़ है। तो ये एक तरह की जानकारी है जो हमें अपने पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती है। तो हमारे पुरखे जो यूज़ करते थे, दादा हैं, दादा ने पिताजी को बताया, पिताजी ने हमें बताया, उनके दादा ने उनको दादा को बताया। तो इस तरह से परंपरागत तरीके से ये चीज़ें चलती रहती है। डॉक्यूमेंट ये चीज़ें बहुत कम होती है और इन्हीं को डॉक्यूमेंट करने का काम आईसीआर ने किया है और आईसीआर के जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें से ही ये चीज़ें आई हैं और ये जो तकनीकें हम आपको बताने जा रहे हैं बायोपेस्टिसाइड और तमाम तरह की चीज़ें बनाने का, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं। साइंटिस्ट लोग हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरी तरह से अनुसंधान करने के बाद ही ये तकनीकें जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन इनका किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 चित्र आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें बैल आपको दिख रहे हैं। उसी को मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये परंपरागत तरीके थे। उसमें भी इसमें भी परंपरागत तरीके ये थे कि पहले जो है लकड़ी का हल चला करता था। उसके बाद में फिर उसमें लोहे की वो आगे लगा दिया कुदाली, फिर उसके बाद में इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके छोटा ट्रैक्टर और बड़ा ट्रैक्टर उस तरह की चीज़ें बनाई हैं। तो वो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में व्हाट इज़ आईटी के, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जानकारी हमें अपने पुरखों से मिली है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम आईटीके का जानकारी का यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर की कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीवन के तमाम अन्य क्षेत्रों में हो। तो ये ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, परंपरागत जानकारी है, ये हर क्षेत्र में उपलब्ध है। इसी में फिर एक दूसरा चीज़ आती है, दूसरी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं इंडिजिनस टेक्निकल नो हाउ। तो ये भी इसी तरह का है, बस केवल ये हमें अपने जो एक पीढ़ी ऊपर की जो एक पीढ़ी है, मतलब यदि मैं हूँ और मेरे पिताजी से कोई मुझे चीज़ें सीखने को मिली है और उसमें बुआई हो सकती है, हम बुआई कैसे करें, ठीक है, उसमें खुदाई हो सकती है, खुदाई कैसे करें। मैं एग्रीकल्चर के कृषि के क्षेत्र में ही बात करूंगा, उसमें फिर जो है गुड़ाई हो सकती है और तमाम तरह की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, कृषि से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, वो इसमें हो सकती है। तो ये जनरेशन 1 टू जनरेशन में पास होती है। तो मुझे अपने पिता से मिली, फिर मुझसे जो आने वाली पीढ़ी है उसको मिलेगी। तो इस तरह की जानकारी उसको बोलते हैं इंडिजिनस टेक्निकल नो हाउ। तो एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था यहाँ पे। अच्छा, फिर इसमें है जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे बहुत पुराने जो है एक वैज्ञानिक ही कहेंगे उसको, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए हैं, घाघ जिनको बोला जाता है। तो उन्होंने कई तरह के प्रेडिक्शन जो है वो अपने बुक में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है और उसी तरह के प्रेडिक्शन जो है मैंने कुछ बहुत ही आसान सिंपल भाषा में, जो बहुत ही उसमें से सिंपल मुझे लगे, वो मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसमें सीड सोइंग यानी बीज की बुआई से संबंधित है। सौरभ स्लाइड मूव नहीं कर रही है। हाँ, आपकी स्लाइड नहीं चल रही है सौरभ, प्लीज देखिए जरा। हाँ, नो इट्स ओके, फिर बंद हो गई बीच में। अब सही है। थैंक यू सर। तो इसमें पहली जो कहावत है वो है कि बुध बृहस्पति दो भले, शुक्र न भले बखान, रवि मंगल बोनी करे, हाथ ना आवे धान। तो बेसिकली उस समय पे जो घाघ जी थे, उन्होंने, उनका मानना यह था कि यदि बुध बृहस्पति दो भले, कि बुध और बृहस्पति ये दो ठीक है बुआई करने के लिए, शुक्र न भले बखान, की शुक्र को जो है बिल्कुल भी बुआई नहीं करनी चाहिए। उसके कुछ कारण है, वो कारण बुकलेट में वहां पे उन्होंने दिए हैं कि रवि मंगल बोनी करे, हाथ ना आवे धान। तो केवल 2 ही दिन वीक में, सप्ताह में ऐसे हैं जिनको बोनी करनी चाहिए, मतलब बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र को बिल्कुल भी बुआई नहीं करनी चाहिए किसी भी फसल की। और उन्होंने आगे लिखा है कि रवि मंगल बोनी करे, कि अगर संडे को और मंगलवार को हम बुआई करते हैं तो कुछ भी उसमें से नहीं हाथ आएगा, मतलब उसमें से फसल जो है वो उत्पादित होगी ही नहीं, या उत्पादन अगर होगा तो वो बहुत कम होगा। इस तरह से उस समय पे उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया है, ये जो कहावत है। और ये सीड सोइंग से रिलेटेड है, बुआई से संबंधित है। नेक्स्ट जो
कहावत है घाघ जी की, वो है कि पास पास में सनई बोवे तब सुतरी की आशा होवे। मतलब जो है सनई जो फसल है, सनहैम्प जिसको बोलते हैं, तो उसको पास पास में बोना चाहिए। मतलब उसको बहुत ही ज्यादा जो है लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर उसमें कम रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, तो तब जाके उसमें से जो प्रोडक्ट फाइबर होता है, तब जाके वो उसका जो है एक तरह से वो अच्छा रहता है। तो ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है से संबंधित है। फिर आगे है कि बाड़ी में बाड़ी करे करे ईख में ईख, वे घर यो ही जाएंगे गहे पराई सीख। तो ये फसल क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र है जो, ये उससे संबंधित कहावत है। बाड़ी में बाड़ी, बाड़ी का मतलब है यहाँ पे कपास से। तो घाघ जी बोल रहे हैं कि अगर आप कपास के बाद में कपास की बुआई करेंगे, मतलब एक सीजन में आपने कपास बो दिया, फिर दूसरे बार फिर आपने कपास बो दिया, तीसरी बार फिर कपास बो दिया। ऐसे ही ईख, शुगर केन की बात हो रही है यहाँ पे, कि पहले आपने ईख बो दिया, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से आपने ईख बो दिया, क्रॉप रोटेशन आपने फॉलो नहीं किया, तो उसमें बोल रहे हैं कि धीरे धीरे से प्रोडक्शन उसका कम होता जाता है। तो ऐसे ही आगे है, ये जो तीसरी चौथी कहावत है, ये सीड रिलेटेड, सीड रेट है जो बीज दर होती है उससे संबंधित है। फिर इससे आगे जो नेक्स्ट कहावत है वो है धान पान और केला ये तीनों पानी के चला। मतलब ये जो धान, पैडी हुआ, पान हुआ और केला, कि इनको पानी जो है वो अधिक मात्रा में चाहिए होता है। इस तरह की कहावतें जो है घाघ की, और ये कई कहावतें जो है ये आज भी बहुत हद तक जो है वो सुटेबल बैठती हैं कई चीजों में। फिर ऐसे दीपक जी ही सोनोई क्या है? सोनोई क्या है? दीपक जी सोनोई क्या है? सोनोई सनहैम्प सर, सनई डॉक्टर शर्मा, क्वेश्चंस Yes. आपके बाद में ले लेंगे, इसमें लेट हिम कंटिन्यू प्लीज। ओके सर। नेक्स्ट है फिर कि दिन की गर्मी रात की ओस, घाघ गए बरखासों कोस। इससे पहले जो प्रेजेंटेशन हुआ था उनमें हमारे एक किसान थे, तो उन्होंने इस तरह की एक कहावत बताई थी। तो ये रेन प्रिडिक्शन है, जो वर्षा से संबंधित ये कहावत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दिन की गर्मी हो और रात को ओस बहुत ज्यादा हो, तो घाघ जी कहते हैं कि बरखा बारिश, मतलब बारिश अभी नहीं होगी। तो इस तरह से संबंधित ये ITKs का जो घाघ जी है हमारे, उन्होंने इस तरह से इसका डॉक्यूमेंटेशन किया है, और बहुत ही अच्छी बुकलेट है वो। मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें से ही ये कहावतें मैंने ली है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ ITK। ठीक है, हम परंपरागत तरीकों की बात कर रहे हैं, तो एक बार इनका महत्व भी देख लेते हैं कि इनका महत्व क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक बार फिर से कुछ टेक्निकल इशू है, स्लाइड मूव नहीं कर रही है। ठीक है, थैंक यू। तो इसमें एक अफ्रीकन कहावत है कि अगर किसी नॉलेजेबल, मतलब किसी जानकार जो तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानता हो, कृषि से संबंधित या जीवन के अन्य आयामों से संबंधित, तो अगर कोई वृद्ध व्यक्ति की ऐसे मृत्यु होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी लाइब्रेरी मतलब कि पूरा पुस्तकालय की ही मृत्यु होगी है। तो आप इस कहावत से समझ सकते हैं कि जो परंपरागत चीज़ें हैं, ITKs हैं, ये जो परंपरागत कहानियां हैं, परंपरागत तौर तरीके हैं, इनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। तो इस कहावत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस चीज़ें रहती हैं। ये जो हमारे वृद्ध हैं वो इतना डॉक्यूमेंट चीज़ों को नहीं कर पाते। अगर डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें होती तो बहुत सारी चीज़ें की हो सकता है हमें ज़रूरत ना पड़े। तो आगे इसमें है कि इट हैज़ लिटिल और नो कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया, या तो इसमें कोई स्थानीय चीज़ों पर आधारित है, लोकली अवेलेबल हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा कोई पैसा लगना नहीं है, ज़्यादा कोई चीज़ें खर्च होनी नहीं है। तो इसमें या तो जो कॉस्ट, इसकी लागत होती है वो बहुत कम होती है, या फिर कोई लागत इसमें नहीं लगती। हर तरह से ये अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, और मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है, टाइम सेविंग है, जल्दी चीज़ें हो जाती है, मोर क्विक, सिग्निफिकेंटली प्रूव एंड डॉक्यूमेंटेड है। अब तो इसको डॉक्यूमेंटेशन जो है अलग अलग संस्थानों में करना शुरू भी कर दिया। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे हम जो, जैसा कि प्रश्न हमारे पास आए थे सबसे पहले, तो पेस्ट और डिजीज और इंसेक्ट, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, चूँकि ये जो वेबिनार है ये उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंसेक्ट होता क्या है, पेस्ट होता क्या है, क्योंकि ये जान लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंसेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर हम इसकी जो वैज्ञानिक
परिभाषा है उसमें जाएं तो इंसेक्ट इज ए आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोड संघ का एक जीव है जिसका शरीर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और ये तमाम तरह की चीजें। कुछ फिर इसके जो है 1 पेयर ऑफ एंटीना, जो एंटीनी होती है वो होते हैं। फिर इसकी आंखें होती है 1 पेयर ऑफ आईज, और इस तरह से फिर 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो ये तो रही इसकी वैज्ञानिक भाषा। कीट पतंगे जो होते हैं वो हमारे आसपास चारों तरफ वातावरण में हमें दिखाई देते हैं। ये कीट पतंगे कुछ जो है हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, और कुछ जो है वो हानिकारक भी होते हैं। इसी तरह से पेस्ट जो है, पीड़क हिंदी में बोलते हैं, तो पीड़क जो है वो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों होते हैं, पर जो पेस्ट है, पेस्ट हमारे लिए केवल और केवल हार्मफुल होता है, मतलब केवल और केवल हानिकारक होता है। कुछ अच्छे जब किसान जो हम जिस तरह के कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या जिस तरह की जो है कृषि हम लोग अभी कर रहे हैं, वो उस तरह की कृषि में जब हम कोई पेस्टिसाइड अपने खेत में डालते हैं तो उसमें हमें ये तो पता नहीं है कि कौन से जो कीट हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से कीट हमारे लिए खराब है। तो उस स्प्रे करने से जो हमारे लिए अच्छे कीट हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, और जाने अनजाने में हम लोग ये काम करते हैं, किसान ये काम करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो हमारे लिए लाभप्रद कीट हैं उनकी यहाँ पे मैंने फोटो के साथ में लिस्ट दिया है कि ये जो हैं ये नॉन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ अत्यधिक लोकप्रिय हैं और अत्यधिक जो है ये किसान के लिए किसान मित्र हैं, एक तरह से कहेंगे, क्योंकि ये जो इंसेक्ट हैं ये कई तरह के जो कीट हैं उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो इसमें वेब्स है, वेब्स मतलब जो ततैया वगैरह या इस तरह के जो कीट होते हैं वो। वेब्स का फोटो अगर देख पा रहे होंगे आप, ये जो एक कर्सर है जहाँ पे, इसमें जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इसमें वेब्स क्या है, ये अन्य कीटों के शरीर में अंडे दे देता है या फिर उनको खा लेता है, तो इससे ये नेचुरल जो है वो इंसेक्ट कंट्रोल इससे हो जाता है। तो ये जो ब्लू कलर में है देखिए, यहाँ पे एक वेब्स है, ये अपने जो होस्ट कीट है, होस्ट इंसेक्ट है, उसके अंदर में एग लेइंग कर रही है। इसके बाद में लेडी बर्ड बीटल है। तो लेडी बर्ड बीटल को जो बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी है एक तरह से, और ये एक दिन में 50 से 60 एफिड का कंट्रोल इससे बहुत अच्छे से ये एफिड का कंट्रोल करती है। एक दिन में 50 से 60 एफिड को खा जाती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा कीड़ा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का, तो इसको लेडी बर्ड बीटल बोलते हैं। फिर बटरफ्लाइज हैं, और ये जो कीट हैं कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल का काम तो करते ही हैं, साथ साथ में पोलिनेशन वगैरह का भी काम करते हैं, और हमारी जो फसल है उस उत्पादन में वृद्धि करते हैं। बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई अच्छे से गुड पोलिनेटर है, इट इज ए गुड पोलिनेटर, और ये पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोल्जर बीटल है, ये भी कीट नियंत्रक बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से कई तरह के कीट जो है फसल में लगने वाले उनको अच्छे से ये खा जाता है। तो ये पत्ती पे बैठा हुआ आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा रेड कलर में, ये सोल्जर बीटल है। सर्वेंट फ्लाई ये इधर बड़े फूल पे बैठी हुई है, ये भी कई तरह के कीट नियंत्रण करती है। और प्रेइंग मेंटिस एक जो है, ये कई लोगों ने इसको देखा भी होगा, ये कीट नियंत्रक बहुत अच्छा है, और कई तरह के कीटों को, अलग अलग एफिड्स हुए और कुछ और कीट है, ये कैटरपिलर वगैरह को भी ये सबको खा जाता है अच्छे से। तो हमें फोकस ये करना है कि कम दवाइयों का उपयोग करते हुए पहले तो अपने आसपास खेत में ही घूम के देखें कि कौन कौन से कीट हमारे लिए लाभप्रद हैं और कौन कौन से हमारे लिए हानिकारक हैं। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप रेगुलर खेत में विजिट करेंगे। किसी ने अपना माइक ओपन कर लिया है शायद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स हैं, कुछ और फसलें हैं जो कीटों को रिपेल करने का काम करते हैं, मतलब कीटों को वो उस एरिया में जहाँ पे लगी हुई होगी उस एरिया में आने ही नहीं देंगे, उनको दूर भगा देंगे। तो इस तरह की कुछ फसलें हैं जो मैंने यहाँ पे दी है। एक तो बासिल है, बासिल जो है ये तुलसी का एक स्पीसीज है। तो ये फ्लाइज जो होती है और मॉस्किटो, मच्छर और कुछ फ्लाइज, उनको नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसको खेत के चारों तरफ मेड पे प्लांट कर देते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का जो अटैक रहता है वो या तो मिनिमम रहता है या बिल्कुल ही नहीं रहता। तो ये तमाम तरह के, अगर इसको टमाटर
के प्लांट्स के चारों तरफ हम प्लांट करते हैं तो टमाटर में लगने वाले उड़ने वाले कीट जो होते हैं उनका ये अच्छे से नियंत्रित कर देता है। इसके अलावा आप इसको किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो मैरीगोल्ड है, गेंदा। तो गेंदा को एक ट्रैप क्रॉप के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये जो है ये टमाटर और टमाटर कुल से संबंधित जितनी भी फसलें हैं उनमें इसका अच्छे से यूज किया जाता है। तो जो टमाटर में लगने वाले बोरर हैं, इल्ली, उसके जो एफिड होते हैं वो एग लेइंग, इसके जो गेंदा का पौधा है इसके ऊपर एग लेइंग अंडे दे देते हैं आके, और फिर वहां से जब हमने देख लिया कि इसके अंडे दे दिए तो वहां से इसकी फसल को उखाड़ के नष्ट कर दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा नेचुरल कंट्रोल है, कर सकते हैं हम लोग इसे। तो इसमें ब्रिंजल, टमाटो, अनियंस, इस तरह की फसलें हैं। बाकी इसको हर तरह की फसल में इसका यूज किया जा सकता है, इल्ली जिनमें लगती है। फिर मिंट, पुदीना है। तो पुदीना जो कैबेज, फूल, बंद गोभी जो होती है उसमें लगने वाला फ्लिया बीटल और मोथ जो है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। मिंट को अगर आप आसपास खेत के लगा देंगे तो इसकी जो स्मेल है, इसकी जो खुशबू है, उसकी खुशबू से ये तमाम तरह के कीट जो है खेत के अंदर में नहीं घुसते। फिर कोरिएंडर है, धनिया, धनिया जिसको बोलते हैं, ये इसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम पुदीने की तरह ही है। तमरू एक तरह का प्लांट होता है, वो भी इसी तरह जो है फसलों को कीटों से बचाने का काम करता है। गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हैं, वो भी एफिड और स्पाइडर माइट्स, इन जो स्पाइडर को क्या बोलेंगे, मकड़ियों से बचाने का काम करती है। फ्लाइज जो होती है, उड़ने वाले कीट पतंगे, उनसे बचाने का काम करती है। तो ये जो तमाम तरह की फसलें हैं इनको ट्रैप क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि ये फसल को कीटों से बचाने का काम करती है, प्रतिकर्षित करने का काम करती है। कुछ फसलें इसमें ऐसी हैं। तो ये था। आईटी के जो है परंपरागत जानकारी हमारे पास में ऐसी कौन कौन सी है जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट प्रतिरोधी या कीट नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें संजीवक है, बीजामृत है, जीवामृत है, अमृत पानी है, पंचगव्य और तमाम तरह के नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र। फंगल डिजीज कंट्रोल के लिए अलग है। फंगस, अगर तमाम तरह की पाउडरी जो चीजें पत्ती के ऊपर या पत्ती के नीचे दिखाई देती हैं उसको फंगस जनित बीमारियां उनको बोलते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो ऐसी है परंपरागत, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन में जितने भी किसान जुड़े हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें और अगर हो सके तो उसको नोट भी कर लें, ठीक है, और उनका उपयोग आप करें अपने खेत पे। तो इससे आपकी लागत भी घटेगी और अच्छा रिजल्ट भी है इनका। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बीजामृत पे। तो बीजामृत में बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो बीजामृत को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला जो है वो काऊ डंग है, गाय का गोबर। देसी गाय का हो तो और अच्छा। गाय का गौमूत्र है। तो क्वांटिटी, मात्रा यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे गाय का गोबर है वो 5 किलो, गाय का जो गौमूत्र है वो 5 लीटर, गाय का जो दूध है वो 1 लीटर। फिर लाइम चूना, बूझा चूना 50 ग्राम, जो वाटर है पानी वो 20 लीटर। तो इन चीज़ों को, जितनी भी ये चीज़ है, अब देखिए इसमें से जो कॉस्ट है, अब कॉस्ट इसमें से सबसे ज़्यादा किसमें, काऊ मिल्क है। काऊ मिल्क घर पे अवेलेबल हो जाता है, अगर गाय आप पाल रहे हैं तो वो घर पे ही अवेलेबल हो जाता है। तो ये मिनिमम कॉस्ट बेस्ड चीज़ें हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कम लागत किसान का लगे और उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। फिर इन सब चीज़ों को आपस में मिला के एक बर्तन में, प्लास्टिक की बाल्टी में इसको रख लेते हैं और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसका जो बीज आपने बोना है उस बीज के ऊपर स्प्रे करके और बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज को कुछ देर छाया में भी सुखाना होता है, ठीक है। छाया में सुखा के आप इसको खेत में बोएंगे तो ये बीज जनित जितनी भी बीमारी बीज से होने वाली हैं, ये उन सबका एक अच्छा उपचारक है, अच्छे से उनको उपचार कर देता है। जैसा कि मेहता सर ने कहा था कि ये तमाम जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये साइंटिफिक बेस्ड है। फिर यहाँ पे आप नीचे इसमें देख पा रहे होंगे कि ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी द्वारा। उन्होंने इसका पूरा प्रयोग करके देखा है, इसको 2-3 साल तक इस पे रिसर्च चली है, तो तभी जाके ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई है। नेक्स्ट आते हैं संजीवक। संजीवक जो है ये बेसिकली एक
मृदा की में पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जैसे हम NPK या और तमाम तरह की चीज़ें मृदा की पोषक तत्व उर्वरता बढ़ाने के लिए हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे ही जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो पहले तो गाय का जो गोमूत्र है, गाय का मूत्र है, वो 100 लीटर, जो गाय का गोबर है वो 100 से 200 किलो, जगरी है, गुड़, वो 500 ग्राम, और जो वाटर है, जल, वो 300 लीटर। तो इन सबको आपस में मिला के 10 दिन के लिए इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में 1 लीटर 20 लीटर में मिला के इसका या तो आप पानी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं या इसका पत्ती पे छिड़काव कर सकते हैं। पत्ती पे छिड़काव करेंगे तो ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब पौधा वृद्धि, पौधे में जो पौधा वृद्धि रुक जाती है, कई बार पौधे की ग्रोथ जो है बढ़वार रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, तो उसको ये इंक्रीज करता है पत्ती पे छिड़काव करने से। और अगर इसको हम पानी के साथ में जमीन में डाल रहे हैं तो ये फसल की जमीन की उर्वरता को बढ़ा देता है। इसके साथ में अगर आपके खेत में, आपके फील्ड में जो फसलावशेष बचे हुए हैं, तो अगर आप इसको फसलावशेष पे छिड़कते हैं, इसका स्प्रे करते हैं, तो ये बहुत जल्दी से फसलावशेष को सड़ा के मिट्टी में मिला देता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो जीवामृत है। जीवामृत से बहुत लोग परिचित होंगे। तो जीवामृत को भी अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स इनके यहाँ पे देख रहे होंगे क्या क्या इसमें चाहिए। तो इसमें वही गाय का गोबर 10 किलो, गाय का गोमूत्र 10 लीटर, गुड़ जो है 2 kg। गुड़ की जगह पे अगर हमारे पास में मीठे फल जो है, खराब फल भी इसमें डाल सकते हैं, अवेलेबल है, तो उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर है इसमें दाल का आटा। तो इसमें दाल कोई भी हो वो हम यूज़ कर सकते हैं, तूर की, मूंग की, या फिर चना, कोई भी दाल है तो इसमें 2 किलो वो लगेगी दाल का आटा। फिर जो कहीं से अगर मेड की मिट्टी मिल जाए या बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे की मिट्टी मिल जाए, तो उसका हम 1 किलो इसमें प्रयोग करते हैं। और जो वाटर चाहिए, पानी, वो 200 लीटर चाहिए। तो इन सबको मिला के 5 से 7 दिन इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अगेन ये एक तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा अगर इसको हम पत्ती पे स्प्रे करें तो ये एक अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, पौधा वृद्धि कारक है। और इसको हम, ये कई तरह के इंसेक्ट पेस्ट को भी रिपेल करता है, पौधे की रक्षा करता है कई तरह के इंसेक्ट पेस्ट से भी। तो नेक्स्ट हम आते हैं अमृत पानी। तो ये भी एक इसी तरह की डिश है। ये स्पेशली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और सॉइल फर्टिलिटी एनहांसर जो है, मृदा उर्वरता बढ़ाने का काम करती है और प्लांट ग्रोथ, पौधे वृद्धि के का भी कार्य करती है। तो इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें लगेगा गाय का जो गोबर होता है वो 10 किलो। इसके अलावा हनी, शहद, अगर किसके पास में जो अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो वो 500 ग्राम इसमें शहद का यूज़ कर सकता है। अगर नहीं है तो इसकी जगह गुड़ या जो मीठे सड़े हुए फल हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें देसी घी 250 ग्राम, या अगर देसी घी आपके पास में नहीं उपलब्ध है तो आप इसमें 250 ग्राम तेल का भी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और 200 लीटर पानी को आप इसमें, इन सारे चीज़ों को आप मिलाइए, और मिलाने के बाद में 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप इसको पानी के साथ में या इसको स्प्रे करके आप इसको खेत में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो अमृत जल है। अमृत जल बनाने के लिए आपको गाय का गोबर 1 किलो, 1 kg, काऊ यूरिन जो गौमूत्र है वो 1 लीटर, गुड़ जो है या जगरी पाउडर वो 50 ग्राम, और ये आपको तीनों चीज़ें मिक्स करके एक मिट्टी के बर्तन में रख के ज़मीन में गाड़ देने हैं। 3 दिन आपको इन सभी चीज़ों को सड़ने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में आपको इसको ज़मीन में इसको स्प्रे कर देना है। तो ये 200 ml जो है, ये आपने जो मिक्सचर बनाया है, ये मिश्रण जो आपने तैयार किया है, 3 दिन बाद जो ये तैयार होगा, इसको 200 ml लेके और 20 लीटर पानी में आप इसको डाल के स्प्रे कर। नेक्स्ट है पंचगव्य। पंचगव्य के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा यहाँ पे।
तो पंचगव्य जो है इससे हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। ये अच्छा जो है मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है और इसको हम पानी के साथ में, इरिगेशन वाटर के साथ में, जब खेत में पानी लगाते हैं उसके साथ भी दे सकते हैं। बीज उपचार जैसे बीजामृत में बताया था, ये तैयार करके आप इसको बीज बोने से पहले आप बीजों के ऊपर छिड़काव करके उनको थोड़ी देर छाया में सुखा के 2-3 घंटे फिर आप बीजों की बुआई करेंगे तो बीजों से होने वाली जितनी भी बीमारी है उनकी ये रोकथाम करता है। अगर आप इसको पानी के साथ खेत में लगाते हैं तो ये मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स आप फिर अगेन जो चीज़ें हैं क्या क्या इसमें डलेगा वो नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं कि जो इसमें काउडंग सैलरी होती है, जो गोबर गैस से सैलरी निकलती है वो, या फिर आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। गाय के गोबर का घोल, इसमें 4 किलो उसकी आवश्यकता होती है। फिर फ्रेश काउडंग है, ताज़ा गाय का गोबर 1 किलो उसमें आवश्यकता होती है। गाय का गोमूत्र 3 लीटर इसमें चाहिए और जो गाय का दूध है वो 2 लीटर इसमें चाहिए। दही चाहिए 2 लीटर और इसमें जो गाय का घी है वो 1 किलो इसमें चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपस में मिला के इनको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और इसके बाद में 3 लीटर जो पंचगव्य है वो 100 लीटर पानी में मिला के आप प्रति एकड़ की दर से इसका प्रयोग खेत में कर सकते हैं। अब अगला आया इसमें कि आप कीटों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ये तो अभी तक जो थे, अभी तक मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाए, पौधा वृद्धि, अगर किसी की जो फसल की पौधा वृद्धि कम हो तो उसको कैसे बढ़ाए, तो ये तो बेसिकली उन चीज़ों के बारे में था। अब यहाँ से जो है हम कीटों की रोकथाम अपने खेत में कैसे करें, उनसे संबंधित जो बायो फर्टिलाइज़र हैं अपने घर पे उसको हम कैसे बना सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र में क्या करना होता है, ये जो नीम आधारित चीज़ें हैं, नीम की 3 किलो जो पत्ती आपको लेनी है और इसको 10 लीटर गौमूत्र में डाल देना है अच्छे से पीस के। फिर इसके बाद में आपको जो ये यहाँ पे आप इसमें चित्र देख रहे होंगे, शरीफे का ये पौधा है, इसकी 2 किलो पत्ती आपको लेनी है, पपीते की 2 किलो पत्ती लेनी है और अनार की 2 किलो पत्ती लेनी है। जो अमरूद है, अमरूद की आपको 2-2 किलो पत्ती लेनी है। तो इन सब की आपको 2-2 किलो पत्ती लेके इनको पीस के और जो गौमूत्र है 10 लीटर उसमें डाल के और आपको इनको उबालना है। ठीक है, कब तक उबालना है कि जब तक ये मिश्रण आधा न रह जाए और उसके बाद में आपको इस मिश्रण को कांच की बोतल में भर के स्टोर कर लेना है और ये मिश्रण जो है 2 से 2.5 लीटर 100 लीटर में मिला के आप इसको प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह के रस चूसक, पत्ती में से रस निकालने वाले जो कीट हैं या फिर इल्ली है या इस तरह के जो और तमाम तरह के पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी रोकथाम के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो अगला है नीमास्त्र। तो नीमास्त्र में 5 किलो नीम की पत्ती को अच्छे से पहले पीस लेना है, क्रश कर लेना है उनको, फिर उसको 5 लीटर गौमूत्र में मिला के और 2 किलो उसमें गाय का गोबर डालना है। 24 घंटे के लिए इनको सड़ने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में जो ये मिश्रण है, इस मिश्रण को अच्छे से छान के तब जो है इसका अप्लाई करना है फसल के ऊपर। तो ये भी जो रस चूसक कीट हैं उनकी रोकथाम के लिए और जो फ्लाइज हैं, जो तितलियां हैं या जो उड़ने वाले कीट हैं, उनकी रोकथाम के लिए इस मिश्रण का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अगला जो है वो आग्नेयास्त्र है। तो आग्नेयास्त्र में बेशरम एक पौधा होता है जो हर जगह अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है। तो इसका 1 किलो पत्ती आपको लेना है, 500 ग्राम आपको तेज चिरचिरी मिर्च आपको लेनी है, 500 ग्राम जो लहसुन है वो लहसुन लेना है, 5 किलो नीम और इन सब चीज़ों को 10 लीटर जो है गौमूत्र में अच्छे से पीस के मिला लेना है। ये जो तैयार मिश्रण है, इस मिश्रण को पकाना है आंच पे और जब तक ये आधा ना रह जाए, फिर जो है इस मिश्रण को छान के इसको स्टोर कर लेना है कांच की बोतल में। तो ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण को आप 2 से 3 लीटर मिश्रण को
100 लीटर पानी में मिला के आप 1 एकड़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जो मिश्रण है तमाम तरह के कीटों पे लाभकारी है, तमाम तरह के कीटों से रोकथाम करता है। तो इसको आप किसी भी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोकोनट बटर मिल्क घोल। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें गाय का जो घी है वो 5 लीटर इसमें चाहिए। सॉरी, गाय का जो छाछ है, घी नहीं, गाय का छाछ, मट्ठा, तो 5 लीटर मट्ठा इसमें चाहिए। फिर इसमें जो नारियल पानी है वो 1 लीटर नारियल पानी चाहिए। फ्रूट जूस, किसी भी फल का जूस आप इसमें ले सकते हैं, वो 1 लीटर चाहिए। और फिर इसमें जो हल्दी है, हल्दी इसमें 10 ग्राम हल्दी चाहिए। हींग इसमें 20 ग्राम चाहिए। तो इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, उसको आपस में मिला के और कुछ 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है सड़ने के लिए। फिर इसको 1 लीटर 10 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना है। तो ये जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, फंगल जनित जो रोग हैं, फंगस जनित या फफूंदी जनित जो रोग हैं, उनके रिक्लेमेशन के लिए, उनको क्योर करने के काम ये आता है। नेक्स्ट है निमेटोड। तो निमेटोड में ये जो ITK है, ये एक फार्मर से आई है और इसमें 1 किलो मैरीगोल्ड जो होता है गेंदा, तो गेंदे की जड़ें इसमें बहुत ही लाभप्रद है। यार ये जब अब चल रही उससे निकल रही, तो इसमें गेंदे की जड़ें 1 किलो लेके और उसको 5 लीटर पानी में आप डाल के इसको स्प्रे करिए जहाँ पे निमेटोड का अटैक हो। यहाँ पे निमेटोड दिखाई भी गए हैं। जब आप निमेटोड का अटैक कैसा होता है, ये एक स्वस्थ प्लांट है जिसकी जड़ें आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी, और ये एक निमेटोड अफेक्टेड प्लांट है। तो इसकी जड़ों में बड़ी बड़ी गांठें पेड़ की जड़ में बन जाती हैं। तो इसका जो इन्फेक्शन है ये पत्तियों पे भी कई बार दिखाई देता है। तो इससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा संक्रमित दिखाई देता है। तो ये ITK का प्रयोग करते हुए आप इफेक्टिवली, प्रभावित तरीके से निमेटोड का उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम कि जो राइस फील्ड है, राइस फील्ड में पत्ती लपेटक, लीफ रोलर जो एक इंसेक्ट है, उसका परंपरागत तरीके से कैसे हम उसका रिक्लेमेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये जो फोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाइल्ड शुगर केन या जंगली गन्ना इसको बोलते हैं। तो जंगली गन्ने को अगर हम 5 से 7 फीट की दूरी पे पैडी की रोपाई करने के 5 से 7 दिन बाद अगर हम इसकी रोपाई करें, तो ये अच्छे से जो लीफ रोलर है या पत्ती लपेटक जिसको बोलते हैं, उसका अच्छे से ये क्योर कर देता है। नेक्स्ट है कि दूब घास जो है, साइनोडोन डेक्टोलोन, दूब घास का यूज करते हुए कैसे हम डंपिंग ऑफ डिजीज, जो आद्र गलन है टमाटर का, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो दूब घास है उसकी पत्ती ले लेनी है और उसकी पत्ती को क्रश कर लेना है, पीस लेना है। उसके बाद में इसको पानी में घोल लेना है और एयर टाइट मड में, मतलब किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको एयर टाइट, मतलब उसमें हवा ना घुसे, इस हिसाब से उसको बंद कर देना है। उसके बाद में ये जो प्रिपेयर मिक्सचर है इसको छान लेना है और छान के इसका 1 लीटर पानी के घोल में इसको स्प्रे कर देना है। तो 15 दिन बाद अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये इफेक्टिवली जो डंपिंग ऑफ डिजीज है, आद्र गलन है टमाटर का, उसकी रोकथाम ये आसानी से कर देता है। नेक्स्ट है इसमें ये साउथ में उड़ीसा और झारखंड, ये नॉर्थ में कम मिलता है ये पौधा, साउथ में ये ज़्यादा मिलता है। तो ये फ्रूट बोरर इल्ली जो बैंगन या टमाटर
या और तमाम तरह के जो फसलें हैं उनमें लगने वाला इल्ली कैटरपिलर का ये इफेक्टिवली ट्रीटमेंट है। तो इसमें इसको प्रिपरेशन करने का तरीका ये है कि 10 किलो जो है गाय का गोबर, कोचिला इस पौधे का नाम है, 10 किलो कोचिला के जो बीज हैं उनका पाउडर, 25 किलो कोचिला के पौधे की पत्ती को इनको क्रश करके पीस के और इनको गड्ढे में भर देना है। गड्ढे में भर के फिर इसमें 10 लीटर गाय का गोमूत्र जो है वो 10-10 दिन बाद में 2 मंथ तक इसको लगातार डालना है। तो 2 महीने के बाद में ये खाद जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। इस खाद का प्रयोग आपको जो बैंगन का पौधा या टमाटर का पौधा है उसमें करना है। तो ये जो पौधे में लगने वाले इल्ली है या कैटरपिलर है या तना छेदक है, उनसे ये रक्षा करता है। अगला है कि आप जो है कुकुरबिट्स जो बेल वाली फसलें हैं उसमें लगने वाले कीट की रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है तंबाकू की मदद से, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको पानी में भिगो के तो उनको छान के आप इस ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है, इसका आप फसल के ऊपर प्रयोग करते हैं तो ये इफेक्टिवली जो बेलों की वाली फसलों में लगने वाले कीट हैं उनका अच्छे से ये रोकथाम कर देता है। और इसमें ये खाली वही लोग करें क्योंकि जिन्होंने पीजीएस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या जिनका पीजीएस सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें तंबाकू जो है वो प्रोहिबिटेड है, तंबाकू का यूज उसमें नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। तो जो पीजीएस सर्टिफिकेशन जिन्होंने किया हुआ है वो ध्यान रखें कि ये इसमें तंबाकू प्रोहिबिटेड है, तंबाकू का यूज प्रयोग आप इसमें नहीं कर सकते। इसके अलावा अगला है कि कीट पतंगों का जो गेहूं का मांड होता है या स्टार्च जो होता है और गौमूत्र और जो राख है गाय के गोबर की, उसका प्रयोग करते हुए कैसे आप कीटों को फसल से अपनी रक्षा कर सकते हैं, कीटों की फसल से कैसे रक्षा कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें जो स्टार्च है और यूरिन है और जो ऐश है तो इनका एक के बाद एक स्प्रे करते हैं। तो स्टार्च पे ये जो राख है ये चिपकने के कारण कीट को खाने में दिक्कत होती है और कीट फसल से दूर हो जाता है। इसके अलावा बैंगन में कैसे आप तना छेदक की रोकथाम कर सकते हैं तंबाकू की पत्तियों से, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो तंबाकू लीव्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको पानी में भिगो के और इस पानी का यदि बैंगन की फसल पे स्प्रे किया जाए तो ये आसानी से इफेक्टिवली तंबाकू में बैंगन में लगने वाला जो तना छेदक है उसकी ये रोकथाम कर देता है। तो इसको 1 किलो तंबाकू की पत्ती को 10 लीटर पानी में भिगो के रखना है और जब आप इसका प्रयोग करें फसल के ऊपर तो उसमें एक जो टंकी होती है स्प्रेयर की, उसमें आप 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर है उसका भी आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो फूल गोभी है, फूल गोभी का आईटी के परंपरागत तरीकों का प्रयोग करते हुए कैसे इसमें लगने वाले कीटों की रोकथाम की जाती है। तो इसमें गाय का गौमूत्र का इसमें प्रयोग कर सकते हैं और गाय के गौमूत्र का डाइल्यूट करके 1 लीटर 10 लीटर में मिला के आप इस पे प्रयोग कर दीजिए तो ये इफेक्टिवली जो है बंद गोभी में लगने वाले कीटों की रोकथाम कर देता है। इसके अलावा जो खड़ी फसल है हमारी धान, गेहूं और इस तरह की जो गन्ना है, इसमें लगने वाले जो
चूहे हैं, रैट्स का अटैक है, तो उनको उनकी रोकथाम के लिए क्या तरीके हम अपनाएं, तो उसी का इसमें उल्लेख किया हुआ है। इसमें पुदीना या धात्रा जो है, पुदीने की पत्ती या धतूरे की जो पत्ती है, उसको अगर हम जो इसका चूहे का बिल जो होता है, रेट होल होता है, अगर उसके पास हम रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खेत से चला जाएगा, इसको मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा पपीता और पपीते की पत्ती जो है, उसको अगर हम प्रयोग करें, इसको पपीते की पत्ती को या इसके जो फ्रूट्स हैं उनको, इसके जो रेड होल्स होते हैं, इनके आसपास में अगर रखें तो ये भी जो है इफेक्टिवली इससे फसल में लगने वाले जो रोडेंट्स हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा टर्माइट्स के लिए जो है दीमक जो लगती है, तो दीमक में जो मक्का को ग्रेन्स को सेपरेट करने के बाद में जो बचता है, उसको अगर हम फसल में गाड़ देते हैं तो दीमक जो है वहीं पे आके इकट्ठी हो जाती है। तो फिर इनको निकाल के जो ये ग्रेन निकालने के बाद में वो स्ट्रक्चर बचती है, उसको निकाल के फिर अलग डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस तरह से भी जो फसल में लगने वाली दीमक है उसका भी उपचार किया जा सकता है। तो इसके अलावा राइस और चीनी को मिला के जो जहाँ दीमक लगी हुई है उसके पास अगर आप रख देंगे तो ये भी इफेक्टिवली नेचुरल कंट्रोल है, क्योंकि जब आप इन दोनों मिश्रण को मिला के वहाँ आप रखेंगे जिस जगह पे दीमक लगी हुई है, तो दीमक इसको खाने के लिए आएगी चावल को, और चीनी को खाने के लिए आएगी चींटी, तो चींटी दीमक को खा जाएगी। तो ऐसे भी आप उपचार कर सकते हैं दीमक का अपने फील्ड में। इसके अलावा फंगल डिजीज या जो इससे पहले भी मैंने बताया है कुछ फंगल डिजीज के बारे में, फफूंदी जनित जो जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये पहले भी बताया है। कुछ और चीजें हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 से 3 किलो जो गोबर गाय के काऊ डंग ऐस है जो, उसको लेंगे और 1 लीटर इसको अरंडी के तेल में डाल लेंगे। तो ये जो मिक्सचर है, ये 100 मीटर स्क्वायर जो सीड बेड है, नर्सरी है, उसमें आप 2 से 3 बार 7 दिनों के अंतराल पे आप इसका प्रयोग करेंगे, तो ये जितनी भी मृदा जनित बीमारी है तो उनकी ये रोकथाम करेगा। इसके बाद जो है 2 किलो हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर और 8 किलो जो राख है उसको लेंगे। तो इसको मिला के आप दोनों को मिक्स करके मिश्रण बना के इसको आप फसलों के ऊपर इसको छिड़काव करेंगे। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू एक तरह की बीमारी है, चूर्णिल आसिता हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये उस तरह की जो फफूंद जनित रोग है उनका उपचार आसानी से कर देगा। इसके अलावा जो जिंजर पाउडर है, अदरक का जो पाउडर है, उसको आप 20 ग्राम अदरक के पाउडर को प्रति लीटर जो पानी है उसमें मिला के आप 15 दिन के अंतराल पे अगर आप खेत में अपने प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णिल आसिता और इसके अलावा इस तरह की जितने भी फफूंदी जनित रोग हैं या फंगल बॉर्न डिजीज हैं, उनका उपचार ये करेगा। इसके बाद आप जो डंपिंग ऑफ या आद्रगलन बीमारी होती है फसल में, तो इसके लिए आप जो बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने का आप उसके जो तना है, मिट्टी से लगा हुआ जो उसका तना है, उस पर आप अगर उसको अप्लाई करेंगे, उसको रगड़ेंगे, तो ये फसल के आद्रगलन रोग को प्रिवेंट करेगा, उसकी रोकथाम करेगा। इसके अलावा अगला है जो बकरी और सीप या
इस तरह के जो जीव जंतु हैं या गाय का गौमूत्र है उसको, वो मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसको भी आप डायरेक्ट अप्लाई अपनी फसल पे कर सकते हैं डाइल्यूट करके। तो ये भी जो है एक अच्छा फफूंदी कारक है, और इसको आप और सॉलिड बनाने के लिए, इसको आप और अच्छा बनाने के लिए इसमें आप 5 ml पिपरमेंट ऑयल जो है वो डाल सकते हैं। तो ये और ज़्यादा घातक हो जाएगा और अच्छे से रोकथाम इसकी करेगा। तो यही सब था। तो आईटी के जो है वो आसान तकनीकें हैं जो किसानों को चाहिए कॉस्ट घटाने के लिए, लागत घटाने के लिए, और इनका यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही आप खेती में आने वाली इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनका आप आसानी से उपचार कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी, और धन्यवाद सभी का, आपने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। ये देखिए जितने भी किसान भाई, काफी नंबर है, 80 के आसपास किसान भाई अटेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो जो शुरू में कहा गया कि देखिए इसमें बिल्कुल लागत कुछ नहीं है, अगर आपके पास अपना पशुधन है तो कोई खर्चे का मसला ही नहीं है, बिना किसी खर्चे के आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये रोकथाम जैसे कि मेरे साथी ने बताया टेस्टेड हुई है, ये कोई अपने आप नहीं है, इसको वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया है, जैसे कि रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि भाई ये बहुत बड़ा मटेरियल इकट्ठा किया गया है और वैलिडेट किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ का, और बहुत मेहनत की है मेरे साथी ने, और इनके साथ साथ हमारे साथी जुड़े रहे हैं। इससे पहले कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम इसको 2 भागों में बांट के चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे साथी डॉक्टर विनोद भट्ट, क्योंकि उनका भी इसमें बहुत सहयोग रहा है, वो अपने विचार इस आईटीके के बारे में देंगे। डॉक्टर विनोद भट्ट प्लीज। थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ, बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए। बस मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा इसमें। एक्चुअली किसान लोग जो है अपना इनोवेशन करते रहते हैं, और कुछ उसमें जैसे मुझे किसानों के साथ काम करने का मौका मिला है, तो एक बार जब मैं इधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में था, तो मैं वहाँ पे मैंने जब उनसे पूछा कि मैंने कहा आप किस तरह पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वो पौधे देखते हैं जिनको बकरी और भेड़ नहीं खाते हैं, और हम उनको कलेक्ट करके और उनका पत्ती का रस बना के और उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग इसको ऐड करना भूल गए थे इसमें, और अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं बता दूं इसमें। तो ये मैंने खुद प्रयोग किया इसका, और ये इसमें इफ़ेक्टिव है ये। दूसरा है कि वो कि ब्लू फ्लावर्ड प्लांट्स बेसिकली एक्चुअली वो ब्लू जो है वो टॉक्सिन डिनोट करता है कि टॉक्सिन होगा इसके अंदर। अब चाहे कोई सा भी ब्लू या मैजेंटा कलर जो है, जैसे आइपोमिया है या फिर ये मीलिया है या फिर धतूरा है या फिर नीम है, तो ये सारे नीले या मैजेंटा कलर के फ्लावर वाले जो भी प्लांट होते हैं, इनमें ये टॉक्सिक होते हैं। तो इनका छिड़काव अगर करें जैसे, तो वो जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे मैरीगोल्ड के लिए सौरभ ने बताया, लेकिन मैरीगोल्ड का आजकल एक और इस्तेमाल हो रहा है राइस फील्ड्स में। तो राइस फील्ड्स में वो पेस्ट रेपेलेंट है ये, तो इसको राइस फील्ड में बंड्स में लगाते हैं, और उससे जो है ये पेस्ट को रेपेल करने में बड़ी मदद करता है। तो जैसे डॉक्टर मेहता ने बताया और सौरभ ने भी बताया कि इसमें खर्चा नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये सारी चीज़ें क्योंकि
मैक्सिमम जो है ये सारे ऑथेंटिकेटेड है। ये ऐसा नहीं कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर रिसर्च के बाद वैलिडेशन होती है कि रिसर्च की वैलिडेशन के बाद सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो इसलिए इसमें, और ख़ासकर क्योंकि जैविक किसान अगर जैविक खेती कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से उसको पेस्टिसाइड या उसको कोई जहर तो डालना नहीं है उसमें, तो वो उसके लिए ये सबसे बेहतर तरीके हैं। और इसको इसके अलावा कई लोग जो है जो सड़ी हुई छाछ है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कई लोग गार्बेज एंजाइम बनाते हैं उस सड़ा के, तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। वो क्योंकि एक छोटे से टाइम में इतनी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और फिर लोग बोर भी हो जाते हैं। इसलिए सौरभ ने बहुत अच्छा किया कि इसको शॉर्ट रखा, काफ़ी मतलब शॉर्ट, मतलब इसको कम किया, क्योंकि मटेरियल तो बहुत सारा और भी था, लेकिन क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग बताएंगे उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये बहुत सामान्य तरीके जो वैलिडेटेड तरीके हैं उनको यहाँ पे सौरभ ने बताया। उसके लिए सौरभ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर विनोद जी। जैसा कि अभी विनोद जी बता रहे हैं, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैरीगोल्ड है जिसको आप गेंदा कहते हैं, ये नेचुरल रेपेलेंट है। ये कई फसलों में, कपास में भी इसको यूज़ करते हैं, धान में भी करते हैं, भिंडी में भी करते हैं। यानी इसको अगर आप उसकी पेरिफेरी पे लगा दोगे जहाँ आपका खेत है, जिसके बीच में आप ये फसल ले रहे हो, तो वहाँ इंसेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये एक नेचुरल रेपेलेंट है। तो इससे पहले कि मैं आगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो ये जिसमें कि सौरभ ने आपसे बातचीत की, खर्चा कोई नहीं है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ होता भी कई दफ़ा किसान के पास समय का अभाव है, वो ये नहीं कर पाता, तो वो रेडीमेड चीज़ मांगता है। यानी जैसे कि उसको, ताकि वो उसको छिड़काव करे, उसका स्प्रे करे, उसको खेत में डाले और वो बीमारियों से, कीड़ों मकोड़ों से उसकी फसल रहित हो जाए। तो इसमें भी जैविक में बहुत अच्छा काम हुआ है। आज की तारीख में हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फंजीसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, जो कि बिल्कुल आपकी फसल को निरोया रखती हैं और उसमें से आपको अच्छी आमदन भी प्राप्त होती है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपने साथी से प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर R.K. शुक्ला जी, जो कि मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, डॉक्टर शुक्ला एक तरह के जो हमारा जैविक खेती का प्रोग्राम है पौरी का, ये उसकी बैकबोन है। जितनी भी उपलब्धियां हैं वो इनके बिना हो ही नहीं सकती। तो ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बिना कोई खाद नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें जीवाणु कीटाणु जो डलने हैं उसकी एक मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अब अपने साथी डॉक्टर शुक्ला जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम रेडीमेड मटेरियल आपको देंगे लेकिन रोकथाम बहुत अच्छी होगी। तो डॉक्टर शुक्ला प्लीज। डॉक्टर साहब नमस्कार। अशोक मेहता जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, हाँ जी, किसान भाई, जैसा कि आपने अभी पूरा सेशन देखा, इसमें 2 तरीके के प्रॉब्लम हमारी आती है। एक तो कीट की प्रॉब्लम आती है और एक रोग की। देखा जाता है कीट की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन रोग की प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा होती है। करीब 34% रोग से हमारा नुकसान होता है। और ये जो नुकसान होता है ये 3 तरीके से हमारे खेत में पहुंचती है। एक तो बीज के द्वारा पहुंचता है, दूसरा मिट्टी के द्वारा पहुंचता है, तीसरा हवा के द्वारा पहुंचता है। ये 3 तरीके से हम इसको अगर अपने खेत में पहुंचने से रोक दें तो हमारा खेत अच्छा होगा, रोग मुक्त होगा
और उत्पादन अच्छा होगा, जो कि उत्पाद में जैसा कि आपने देखा कि खेत में जब हम खेती करते हैं तो उसमें खेत की जरूरत होती है, उसमें फसल की जरूरत होती है, और उसी में एक कारक होता है। कारक में आपका चाहे वायरस हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे फंगस हो, चाहे नेमाटोड हो, उसके साथ एक फेवरेबल कंडीशन होता है। ऐसा मौसम जिसमें पौधे पर ज्यादा से ज्यादा रोग दिखाई देते हैं। अगर हम रोग को कंट्रोल करना है तो चाहे अच्छा पौधा ले लें, चाहे मौसम को कंट्रोल कर लें। मौसम को हमेशा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर हमारे पास कोई डिजीज किसी क्षेत्र में आ रही है तो हम उस फसल को उगाएं जहां पर डिजीज कम आती हो। अगर डिजीज कम आएगी तो उत्पादन अपने आप अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो हम अपना खेत देखते हैं, सबसे पहले उसमें देखते हैं, अगर हम वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो सब्जी के उत्पादन में हमें नर्सरी तैयार करना पड़ता है। और नर्सरी में कुछ रोग ऐसे आते हैं जो कि नर्सरी को हमारे समाप्त कर देते हैं, जैसे उकठा हो गया, अर्धगलन हो गया, इसको इंग्लिश में डैम्पिंग आप कहते हैं, जो हमारे प्राइमरी स्टेज में आते हैं। अगर हम नर्सरी अच्छे तरीके से तैयार करें तो हमें इस तरीके से जो रोग आ रहे हैं उनसे बचाया जा सकता है। इसके लिए हम करते क्या है, अपने खेत को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ऊंची जगह पर नर्सरी बनाते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बायो एनपीके, एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी इसका प्रयोग करते हैं। ये देखा गया है कि जमीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति होती है, जो नेचुरल शक्ति होती है, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। और ये देखा गया है कि जो एक अच्छी मिट्टी होती है उसमें 10 टू पावर 4 तक बैक्टीरिया या फंगस होता है। मतलब 1 ग्राम अगर हम मिट्टी लेते हैं तो 1 ग्राम मिट्टी में 1 लाख से 10 लाख बैक्टीरिया, फंगस उपलब्ध होते हैं। अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो आपके खेत में रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है, प्रकृति ने सबको मैनेज करने के लिए बनाया है, एक दूसरे को बनाया, दूसरे के साथ सारे जीवन जीते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और सबकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। अगर उस लाइफ साइकिल में किसी का प्रभाव ज्यादा होने लगता है तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं, या ये देखा जाता है वो मुझे नुकसान कर रहे हैं, या ये देखा जाता है कि उनकी मात्रा ज्यादा हो गई और दूसरे जो लाभदायक है उनकी मात्रा कम हो गई। ऐसे कंडीशन में हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक जीवों का प्रयोग करते हुए खेती करना है। तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और आपका कृषि खेती, नेचुरल खेती के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 2-3 तरीके के आपके बायो पेस्टिसाइड हैं। बायो और पेस्टिसाइड, बायो मतलब जीव संबंधित, जीव द्वारा उत्पन्न हुआ, और पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे बायो पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, या ऐसे रसायन हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होते हैं, चाहे एंजाइम हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, इस तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। अब ये देखा गया कि खेत हमारा तैयार हो गया, नर्सरी हमने लगा दिया। नर्सरी में सूक्ष्म जीव की संख्या अगर हमारे पास 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 4, 1 लाख से 10 लाख बैक्टीरिया और लाभदायक बैक्टीरिया है, तो आपके खेत में किसी भी तरीके से कीट रोग नहीं आएंगे। इसको अगर हमें कंट्रोल करना है अपने नर्सरी के खेत में, हमारे पास एक ट्राइकोडर्मा होता है जो सार्वभौमिक है। ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है और मृदा से ही निकाला जाता है, गोबर में पाया जाता है। जितनी भी सूक्ष्म जमीनें हैं उस जगह पर आपको ट्राइकोडर्मा मिलता है। उसी तरीके से सूडोमोनास भी सभी सॉइल में मिलते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है।
जब आप खेत में उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जब इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो अपने आप हमारा पौधा बढ़वार करेगा। बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खेती में हमारा सबसे पहले ध्यान होता है कि हमारा खेत मजबूत हो, हमारा पौधा मजबूत हो और हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ इन्वायरमेंट हो। इन्वायरमेंट स्वस्थ होने का मतलब है ना ज्यादा टेम्परेचर हो, ना बहुत कम टेम्परेचर हो, ना ज्यादा बारिश हो, ना बहुत कम बारिश हो। ऐसे जगह पर एक बैलेंस इन्वायरमेंट मिलता है। बैलेंस इन्वायरमेंट जब भी हम कोई उत्पादन करेंगे तो स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छा उत्पादन होगा, रोग नहीं आएंगे। आपने ये देखा होगा, अगर चावल दाल रोटी सब्जी संतुलित भोजन जो व्यक्ति करता है उसको उसके जीवन में बहुत कम रोग होते हैं, और अगर रोग हो भी जाते हैं तो कुछ समय बाद अपने आप वो चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबके अंदर ऐसी यूनिटी दी है, ऐसा पावर दिया है कि रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। किसान भाई ये देखते हैं कि खेत में हमारे पास कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, कुछ डिजीज आ गए, तुरंत वो बाजार से लाकर दवा डाल देते हैं। जब वो दवा डालते हैं तो आपका खेत में जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं सारे मरने लगते हैं। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि खेत में दो तरीके से कीड़े होते हैं और दो तरीके से सूक्ष्म जीव होते हैं। एक लाभदायक होते हैं और एक हानिकारक होते हैं। लाभदायक जीवों की संख्या अगर खेत में हमारे बढ़ जाएगी तो हानिकारक अपने आप कम हो जाएंगे, और हानिकारक जब बढ़ जाएगी तो हमारा खेत रोग से ग्रसित हो जाएगा, पौधा रोग से ग्रसित हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसी दशा में हमें अपने खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ानी है, जो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो फर्टिलाइजर है और एक पेस्टिसाइड है। फर्टिलाइजर में एजोटोबैक्टर, पीएसबी, केएमबी, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोषक, आपको फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब आते हैं जो आपकी खेत की स्वस्थ को बढ़ाते हैं। और दूसरा आता है कीट को रोकथाम करने के लिए, जिसको बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। तीसरा एक आता है फंगस रोकने के लिए, जिसे बायोफंजिसाइड बोलते हैं। एक होता है नेमाटोड रोकने के लिए, जिसको नेमेटिसाइड बोलते हैं। तो ये टेक्निकल भाषा हुई। जिसको हमें रोकना है उसके आगे हम साइड लगाते हैं। नेमाटोड को रोकना नेमेटिसाइड होगा, फंगस को रोकना फंजीसाइड हो गया, इंसेक्ट को रोकना है तो इंसेक्टिसाइड है। अब इस तरीके से एक बेसिक हो गया कि हम बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने खेत को 90% सुरक्षित स्वस्थ रख सकते हैं। मेहता जी, हेलो। हाँ जी बोलिए सर, स्लाइड दिखाइए इसके बाद। हाँ, मैं सौरभ स्लाइड्स दिखाइएगा जरा प्लीज। ये देखिए, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये इसमें हमारे पेस्ट है। पेस्ट वह होता है जो कि हमारे फसल को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कीड़े हो, चाहे फंगस हो, चाहे किसी भी तरीके से जीव जंतु हो, उसे हम पेस्ट बोलते हैं। और डिजीज उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो सड़न गलन आती है तो वो डिजीज होती है। और डिजीज दो तरीके से काम करती है, एक फंगस के द्वारा काम करता है, एक नेमाटोड के द्वारा काम करता है, उसके साथ बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है। जहां पर आपको बदबू आएगी वो समझिए बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, और जिसमें बदबू नहीं आती सड़न होने के बाद वो समझिए फंगस के द्वारा होता है। आगे बढ़ाइए। ये बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए थोड़ा। हाँ, मेजर डिजीज ऑफ वीट। ये वीट होती है, ये पाउडरी मिल्ड्यू आती है। पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत में आएगा तो धीरे धीरे आपके पूरे लीफ के ऊपर आते हुए और हमारे फसल को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे स्थिति में अगर हम अपने खेत में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से आपके खेत में दोनों प्रकार के डिजीजेज नहीं आएंगे,
ना स्पॉट आएगा, ना क्लोरोफिल का नाश होगा और आपका जो पौधा स्वस्थ दिखाई देगा। इसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 किलोग्राम सूडोमोनास का फोलियर स्प्रे करते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, या गोबर की खाद में, कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में मिला करके पूरे खेत में बिखेर देंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सौरभ, आगे स्लाइड। सौरभ जी, हाँ, ये लूज स्मार्ट, ये वीट में आपको दिखाई देता है, गेहूं के फसल में दिखाई देता है लूज स्मार्ट। लूज स्मार्ट जब आपके खेत में दिखाई देता है तो 5 से 10% आपका खेत जो है इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ये आपके बीज द्वारा भी हो सकता है और वायु द्वारा भी इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। इसकी मात्रा अगर आपके खेत में बढ़ जाएगी तो आपको देखेंगे 20 से लेकर 40% तक आपका खेत नुकसान हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए एक ट्राइकोडर्मा होता है और एक आपका फ्लोरोसेंस होता है। फ्लोरोसेंस मतलब सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी है जो खेत में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जमीन से पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है और आपका जो फसल होता है वो सुरक्षित हो जाता है, मतलब सिस्टमिक फंजीसाइड का काम करता है। नेक्स्ट सौरभ जी। ये ब्राउन रस्ट है, आपने देखा होगा ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट या जितने भी रस्ट होते हैं ये आपके स्ट्रिप बना देते हैं और आपका क्लोरोफिल नाश कर देते हैं। जब क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है तो पौधे के अंदर फूड का निर्माण बहुत कम हो जाए, दाने कमजोर हो जाएंगे और आपका उत्पादन आधा हो जाता है। ऐसी दशा में आपके खेत में अगर ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास दिखाई देगा, पड़ा रहेगा, तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और आपके खेत में इस तरीके से डिजीज का प्रकोप नहीं होगा। इसके प्रयोग के लिए 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 किलोग्राम सूडोमोनास पर एकड़ आप स्प्रे करेंगे। इसके साथ नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, जो 1500 ppm का नीम ऑयल आता है, उसका अगर आप प्रयोग 4 ml पर लीटर के हिसाब से करते हैं तो आपका खेत इस रोग से नुकसान नहीं होगा। आगे नेक्स्ट सौरभ जी, आगे। ये स्ट्रिप रस्ट या येलो रस्ट, इसके बारे में भी बताया गया है, क्योंकि ये रस्ट की एक प्रजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे। आगे फ्लैग स्मर, ये रिकमेंडेड बाय, इसका जो प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से सुरक्षा के नाम से भी आता है। इसका भी प्रयोग आप जो है खेत में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का प्रयोग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट सौरभ जी, आगे नेक्स्ट। सर कुछ नेटवर्क की दिक्कत है तो थोड़ा मूव होने में टाइम लगता है स्क्रीन में। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये गन्ने की मुख्य बीमारी है जिसका प्रयोग, जिसके प्रभाव से पूरा गन्ना हमारा खराब हो जाता है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत गिर जाती है। अगले सीजन में हम इसका प्रोपोगेशन नहीं कर सकते, बीज के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और ये देखा गया अभी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा गन्ना जो है काफी मात्रा में इसके द्वारा नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को चाहिए कि इस खेत में देखिए, जो ट्राइकोडर्मा का लाल सड़न है, लाल सड़न होता है जमीन से एक क्लोरोटेल्कम फेल्केटम नामक बीमारी, फंगस है जो कि जमीन में पाया जाता है और नीचे से जमीन से होते हुए पौधे में आ जाता है। या ये देखा गया है कि जो पौधा आप बीज के लिए प्रयोग करते हैं उसमें अगर ये बीमारी होती है तो इस बीमारी को आगे प्रोपोगेट करता है। तो ये बीज जनित रोग हो गया, मृदा जनित रोग हो गया। इसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग 2 से 4 किलोग्राम पर एकड़ करना चाहिए।
अगर इसका प्रयोग बीज शोधन के रूप में भी कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाइए और उसके अंदर C2 या पौधे की जो कटिंग है इसमें डाल करके फिर बुआई करें। दूसरा प्रयोग इसको मृदा उपचार कर सकते हैं। जमीन में उपचार करने के लिए 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 1 किलोग्राम सुडोमोनास डाल करके अच्छी तरीके से मिलाएं। साथ ही इसको नमी बनाए रखें। छाये में रखकर 2 से 4 दिन बाद खेत में मिला करके और पानी खेत में मिला दीजिए और पानी लगा दीजिए। अगर बुआई के समय करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। 50 से 100 किलो गोबर की खाद में इसको ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास को मिला करके और जहां कूड़ होता है, जहां गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में 50 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम आप डाल करके उसके बाद बुआई करें। अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपके खेत में ये लाल सड़न रोग खत्म हो जाएगा और आपका खेत फिर से गन्ना उत्पादन के लिए हो जाएगा। ये गन्ने में बिल्ट होता है, चने में बिल्ट होता है, दलहनीय फसलों में बिल्ट होता है, आम की फसल में बिल्ट होता है, तो बिल्ट होता है। सौरभ, बीच में कोई आवाज आ रही है, देखना क्या है ये जो पौधे सूखते हैं, पौधे 2 तरीके सूखते हैं। इसको एक परमानेंट बिल्टिंग कहते हैं और एक टेम्परेरी बिल्टिंग। परमानेंट मतलब पूर्ण रूप से सूख जाना, और एक होता है कि सूख करके दिन में सूख जाएगा और रात में फिर हरा हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट पौधे शोषण करते हैं। जब ये पानी शोषण करते हैं और इनकी कैपिलरी होती है, उसमें फंगस आ जाता है। एक कॉटन जैसे कपास का धागा होता है, इसी तरीके से इनकी जो वेसल्स हैं वो बंद हो जाती हैं, और जब पानी ऊपर जाना बंद हो जाता है या कुछ बंद हो जाता है, कुछ नाले बंद हो जाते हैं, तो धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। और रात में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो पौधा फिर हरा हो जाता है। एक दूसरा ये देखा जाता है कि पूरा का पूरा पौधा आज हरा है और दूसरे दिन पूरा सूख जाता है। तो ये फंगस होता है। ये फंगस कॉटन मतलब कपास होता है, कपास में धागे नुमा वेसल्स जो होती है वो जाम हो जाती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जमीन के अंदर हम ट्राइकोडर्मा का पूर्णतः प्रयोग करते हैं और इसमें 90% से 100% सक्सेस होते हैं। इसके लिए कोई भी केमिकल नहीं है। बाजार में जितने भी केमिकल डाले जाते हैं सब बेकार हैं और कोई भी काम नहीं करता है उकठा रोग के लिए। जहां भी उकठा का प्रकोप होता है, धीरे धीरे उस क्षेत्र को खाली कर देना पड़ता है, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे आपका पल्सेज हो, अरहर, दाल, मूंग, उड़द या कपास का हो, या आम के पौधे हैं, या आपने देखा शीशम के पौधे पूरा उत्तर प्रदेश समाप्त हो गया, उसमें भी इसके द्वारा आ गया। या इलाहाबाद में आपने देखा है इलाहाबादी अमरूद था, वो समाप्त हो गया, जो इसी के कारण हुआ, विल्ट के कारण हुआ। इसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा, अब आपको यहाँ देखना है कि जिस खेत में आपको उकठा ज्यादा आ रहा है उसमें 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें पर एकड़। जहां पर उकठा नहीं है या बहुत कम आ रहा है वहां 1 से 2 केजी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। उसके साथ आप अगर सुडोमोनास का प्रयोग करते हैं तो ये मृदा से चल करके और पौधे के पूरे शरीर में पहुंच जाता है, पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है, और सिस्टम में पहुंच करके जिस तरीके से आज के स्थिति में है हम लोग वैक्सीन करते हैं, इसी तरीके से सुडोमोनास पौधे के शरीर में पहुंचकर वहां उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। तो आप ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है खेत की, विल्ट, उकठा
इसके उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा जो बाजार में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, आप इसका प्रयोग करिए। इस समय करीब 800 कंपनियां इसको बना रही हैं। भारत सरकार क्या वर्ल्ड वाइड इसको उपयोग किया जा रहा है, और एक फसल के लिए नहीं, ये रिकमेंडेशन तो आ गई है कि किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, कपास हो, उर्द हो, केला हो, आपका पपाया हो, जो भी फसल आप ले रहे हैं, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बायो एनपीके, ये तीनों को मिलाकर के डालते हैं तो हमारे जमीन में जो पॉपुलेशन होगी वो 1 करोड़ के 1 लाख से 10 लाख अगर अच्छे जीवों की हो जाएगी, तो उस जगह पर कोई भी रोग कारक जीव नहीं उत्पन्न होगा, और वह जमीन हमारा स्वस्थ होगा। जमीन स्वस्थ होगा तो हमारा पौधा स्वस्थ होगा, और पौधा स्वस्थ होगा तो हमारा उत्पादन ज्यादा होगा। नेक्स्ट सौरभ जी, नेक्स्ट। सौरभ जी, हाँ, अब ये बैक्टीरियल स्टॉक राट हो गया। ये राटिक जो है आपका जो भुट्टा होता है, भुट्टे में सड़न आ जाता है। ये सड़न जब स्टार्ट हो उसी समय आपको नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। नीम ऑयल जो होता है 300 ppm, 1500 ppm और 3000 ppm का आता है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि 1500 ppm का नीम ऑयल 15 दिन के अंतराल पर आप इसमें पौधे के ऊपर छिड़काव करें। आपके ये स्पॉट जो आते हैं मक्के पर, ये खत्म हो जाएंगे और आपका पौधा फिर स्वस्थ हो जाएगा। 5 मिलीलीटर पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे तो आपका ये जमीन स्वस्थ होगा, नमी युक्त होगा और जीवाणु मुक्त होगा। आगे कॉमन रस्ट। अभी रस्ट के बारे में बताया गया है। बेसिकली जितने फंगस डिजीज हैं, फंगस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा एक पूर्णतः उपयोगी अस्त्र है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। और बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए सूडोमोनास, ये दोनों हमारे बहुत अच्छी जोड़ी है जो जमीन से होने वाले जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें 90% कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये मस्टर्ड का पौधा है। मस्टर्ड के पौधे पर अल्टरनेरिया आता है। मस्टर्ड के पौधे पर आपको एक नीचे छोटे छोटे स्पॉट आ जाते हैं, काले स्पॉट आते हैं, येलो स्पॉट आते हैं, और आपको ये देखा गया है कि इसमें माहू भी आता है। लेकिन जो फंगस होता है इसको कंट्रोल करने के लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का प्रयोग बुआई के पहले और बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में करना चाहिए। उसके बाद पानी लगा देना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सौरभ जी, ये व्हाइट रस्ट, क्योंकि रस्ट और रस्ट जितने भी टाइप के हैं ये सब फंगस से होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए और सॉयल जो है वो हेल्दी रहेगा या मृदा स्वस्थ रहेगा, तो इस टाइप की दोनों बीमारियां नहीं आएंगी। आगे ये जितने भी आपके कुकरबिट हैं, मतलब आप समझिए कुकरबिट में है लौकी, कद्दू, करेला, ककड़ी, अंगूर, मस्टर्ड, पी, मटर, इन सब के नीचे डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू का दिखाई देता है।
ये डाउनी मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू दो तरीके से होते हैं। एक डाउन जमीन के अंदर ग्रोथ होता है, एक ऊपर पाउडर के रूप में दिखाई देता है। ये नमी की उपस्थिति में बढ़ जाते हैं। तो खेत की बुआई ऐसे समय करें जब हमारे खेत में नमी की मात्रा या ठंडक जो है, ठंडक में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। उस खेत को गर्म बनाए रखने के लिए आपको कुछ अच्छी वैरायटी लगा सकते हैं। दूसरा, खेत को जो बुआई है, जो ठंडक का महीना है, दिसंबर है, नवंबर दिसंबर जो आएगा, इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ इसको आप कंट्रोल कीजिए। इसमें नीम ऑयल का प्रयोग कीजिए। नीम ऑयल 5 ml पर लीटर के हिसाब से इस पर छिड़काव करें। पाउडरी मिल्ड्यू, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये बैक्टीरियल ब्लाइट होता है जो आपका जीवाणु या कीटाणु द्वारा होता है। इस कीटाणु को रोकथाम के लिए सूडोमोनास का प्रयोग करें। सूडोमोनास का प्रयोग आप खेत में 1 किलोग्राम पर एकड़ की दर से प्रयोग करें। नेक्स्ट, ये पैडी ब्लास्ट है। इसमें पतंजलि पोषक है, पतंजलि प्रोम, पतंजलि ट्राइको, ये तीनों को बुआई के समय प्रयोग करें। बुआई के बाद अगर ये दिखाई देता है तो आप जो है ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और नीम ऑयल का फोलियर स्प्रे करें। ये तीनों स्प्रे करने से आपके खेत में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये आपका पौधा फिर स्पॉट से दूर हो जाएगा। ब्राउन स्पॉट, ये जितने भी ब्राउन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट और ब्लाइट, ये सारे बैक्टीरिया और फंगस के ही द्वारा आते हैं, जिनके तीनों को रोकथाम करने के लिए एक ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और आपका नीम ऑयल रामबाण की तरीके से प्रयोग किया जाता है। इनकी मात्रा कम बेसी की जा सकती है। अगर आपके खेत में ज्यादा प्रकोप दिखाई देता है तो इनकी मात्रा 5 ml से 6 ml पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। साथ ही ये छिड़काव शाम के समय या सुबह के समय करें, जिससे इसका प्रभाव खेत पर या पौधे पर ज्यादा होता है और पौधा स्वस्थ हो जाता है। ब्राउन स्पॉट, ये ब्राउन ब्लैक स्पॉट, ये सारे स्पॉट होते हैं जो कि फंगस के द्वारा होते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का प्रयोग और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। सीथरा टॉप राइस, ये आप ये स्पॉट जितने हैं इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। सौरभ जी, अल्टरनेरिया, हाँ, ये मुझे डिजीज है, ये कोढ़ रोग के रूप में जाना। आपको जितने भी लौकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, पपीता, इस सब में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रकोप दिखाई देता है। तंबाकू में आपका दिखाई देता है, आलू में दिखाई देता है, बैगन में, टमाटर में। ये एक भयंकर रोग होता है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए आपके खेत में कीड़ों की मात्रा नहीं होना चाहिए। ये व्हाइट फ्लाई होता है। व्हाइट फ्लाई के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में कीड़े जाते हैं और ये जहां पर जाते हैं, एक खेत से, एक पौधे से दूसरे पौधे तक इसका ट्रांसमिशन, इसको हम कहते हैं कि ये अगर ये एक पौधे से दूसरे पौधे में गया तो वहां पर नुकसान कर सकता है। ये इसमें आपने देखा होगा, ये सारा पौधा एक तो स्टंटिंग हो जाता, पौधा छोटे रह जाते हैं, पौधा सिकुड़ जाते हैं, पौधे अपने आप में फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, पौधा पीला हो जाता है, इसमें बेंस, पीली पीली बेंस दिखाई देने लगती हैं। इसके उपचार के लिए आप नीम गोल्ड, पतंजलि नीम गोल्ड, नीम ऑयल का उपयोग करें और जमीन के अंदर आप जो है
नीम का प्रयोग करें, जो कि 400 से 500 किलोग्राम नीम की खली जमीन के अंदर अगर आप डालते हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल आ जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, कीड़ों को मारने की क्षमता आ जाती है। अगर इसका प्रकोप ज्यादा दिखाया जाता तो पौधे को नष्ट करना सबसे अच्छा होता है। साथ ही इसकी आती है जिसको के लिए देखा प्राकृतिक तत्वों को मिला करके एक घोल बना लेते हैं जो कीड़ों के मारने के लिए या कीड़ों के रोकथाम में काम आता है। बेसिकली ये देखा गया है कि बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर या बायो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम सिर्फ डिजीज या पेस्ट मैनेजमेंट के लिए करते हैं। आपके खेत में कीड़ा तो दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कीड़ा आपको उतना हानि नहीं पहुंचाता है। इसलिए आपसे परेशान ना हो कि आपके खेत में कीड़ा दिखाई दे रहा है। आप तो ऐसे कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। आपके खेत में एफिड आता है, व्हाइट फ्लाई आता है, सकिंग पेस्ट आता है और थ्रिप्स आते हैं। थ्रिप्स जो कूदने वाले होते हैं, सकिंग जो पौधे को चूस कर समाप्त कर देते हैं। व्हाइट फ्लाई आपने देखा होगा, छोटे छोटे मक्खी होते हैं। जब आप खेत में जाएंगे तो मिर्च के पौधे में, टमाटर के पौधे में, भिंडी के पौधे में दिखाई देते हैं। और एफिड हो गया, ये इनको कंट्रोल करने के लिए ये आपको फ्लावर में दिखाई देंगे, वेजिटेबल्स में दिखाई देंगे, प्लांटेशन क्रॉप में दिखाई देंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए एक तो आप पतंजलि नीम 1500 ppm का प्रयोग करेंगे। दूसरा पतंजलि वर्टिसिलियम होता है। ये वर्टिसिलियम होता है, ये एक फंगस है। ये फंगस पौधे के ऊपर जब आप छिड़कते हैं, इसके संपर्क में जो भी कीड़ा आता है, जिनके ऊपर क्यूटकिन बने होते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। उसके ऊपर मल्टीप्लाई करता है, उसके ऊपर ग्रोथ करता है या विकास करता है। उस पौधे को उस कीड़े को समाप्त कर देता है। उस कीड़े के संपर्क में जब दूसरा कीड़ा आता है, वो भी अपने आप इन्फेक्टेड हो जाता है और अपने आप मर जाता है। आपने देखा होगा कि अगर फसल जो होती है उस पर कीड़ा आता है, लेकिन कुछ समय बाद कीड़े अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति इसको कंट्रोल करता है। इसके लिए कहा गया है जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। प्रकृति ने, नेचर ने कुछ कीड़े को बनाया है कि तुम ग्रो करोगे, उसके ऊपर दूसरा कीड़ा आकर के तुम्हें नष्ट कर देगा। तो इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं, नीम ऑयल से हमारे खेत पर हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है, और कीड़े जो हानिकारक कीट हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। दुष्प्रभाव दो तरीके से डालता है। एक तो उनके प्रजनन क्षमता को कम कर देता है, दूसरा उनके तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है, जिससे उनको खाने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया, फसल पर चलने की प्रक्रिया, बच्चा देने की प्रक्रिया, वो सब भूल जाते हैं। और पौधे पर जो कीड़े दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो खाते नहीं है और हमारा पौधा सुरक्षित रहता है। तो नीम ऑयल के प्रभाव से उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें है 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप नीम ऑयल का प्रयोग फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। उसी के साथ 5 ग्राम वर्टिसिलियम लेक्नाई का प्रयोग, वर्टिसिलियम लेक्नाई का प्रयोग फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। 1 से 2 किलोग्राम मृदा में इसको डालकर प्रयोग किया जा सकता है। इल्ली, ये आपकी इल्ली कैटरपिलर आपने देखा होगा बैगन में, कपास में, ये टमाटर में, ये इल्ली का प्रकोप बहुत होता है। इस इल्ली या
इस इल्ली के प्रयोग से इस इल्ली के द्वारा आपका काफी मात्रा में नुकसान होता है। जो फसल होती है, जो फल होता है, वो बेकार हो जाता है, किसान उसको बाजार में बेच नहीं पाता है और काफी क्षति होती है। इसके ऊपर आपने देखा होगा क्यूटकिन एक लेयर होती है, शरीर के ऊपर एक लेयर होती है, जैसे हम लोग का स्किन होता है ऐसे इनका भी स्किन होता है। उस स्किन के ऊपर बिवेरिया बैसियाना एक फंगस है जो ग्रोथ करती है, विकास करती है। और आपने कभी कभी देखा होगा आपके खेत में कुछ सफेद रंग के कीड़े दिखाई देंगे जो मरे हुए पड़े होते हैं, वो बिवेरिया के प्रभाव से ही नष्ट हो जाते हैं। ये बिवेरिया प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो कीड़े ज्यादा पनपते हैं। अगर इनकी संख्या पर्याप्त जमीन में रहती है तो कीड़े के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करने के बाद उनका जीवन जो है 4 से 5 दिन में नष्ट हो जाएगा। यही नहीं, अगर वो मरते हैं तो उस मरने के बाद इनके संपर्क में जो भी कीड़ा आएगा वो भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। मतलब ये जीवों कीड़ों के लिए छूत की बीमारी होती है, जो एक बार इसके संपर्क में आ जाएगा वो मर जाएगा, जिनका प्रभाव जो है 0 डेज से लेकर के 60 से 70 डेज तक जब भी आपके खेत में कीड़ा आएगा अपने आप मरते रहेंगे। ये देखा गया कि अगर आपने बार बार बिवेरिया बैसियाना, वर्टिसिलियम, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया तो आपके खेत में हानिकारक सूक्ष्म जीव ना के बराबर होंगे या कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। इनकी मात्रा क्या है? बिवेरिया की मात्रा जो पतंजलि बिवेरिया है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ सॉइल एप्लीकेशन में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं, दिन में जमीन के अंदर चले जाएंगे और रात में आकर के आपके पौधे को, आपके फसल को, आपके फल को नष्ट करते हैं। तो इनको जमीन में ही जैसे जाते हैं आप स्प्रे करेंगे, उनके ऊपर संपर्क में आ जाएगा और वो आपका कीड़ा मर जाएगा, फिर आप ऊपर नहीं आएंगे। अगर इनका फोलियर स्प्रे करना है तो 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम आप पाउडर फॉर्म में पानी में घोलिए और इसको पानी में घोलने के बाद इसको छान लीजिए और छानने के द्वारा आप इसका फोलियर स्प्रे कीजिए। शुरुआती दौर में आप ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको प्रकोप ज्यादा दिखाई जाता है तो 5 ml नीम ऑयल प्रति लीटर और 5 ग्राम बिवेरिया, 5 से 10 ग्राम बिवेरिया प्रति लीटर मिला करके फोलियर स्प्रे करिए। छिड़काव सुबह के समय या शाम के समय ही करें। ठीक, आगे नेक्स्ट। नेमाटोड, जैसा कि आपको प्रथम सेशन में भी बताया गया है कि जमीन के अंदर कुछ नेमाटोड होते हैं। और नेमाटोड क्या होते हैं? जैसे पेट के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ऐसे जमीन के अंदर भी कीड़े होते हैं। ये कीड़े 2 तरीके के होते हैं। एक तो जमीन में सेप्रोफाइट होते हैं, वो जमीन में ही पड़े रहते हैं। दूसरा पैरासाइट होते हैं जो जमीन में मच्छर के तरीके से डंक मार करके पौधे के अंदर चले जाते हैं और वहां रह करके एक गांठ बना लेते हैं जिसको नोडुल्स बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। ये गांठ आपने देखा होगा भिंडी में, बैगन के जड़ों में देखा होगा, आलू में दिखाई देते हैं, मस्टर्ड में दिखाई देते हैं, आपके अनार में, केले में, पपीते में। इस तरीके से इसका प्रयोग भयंकर रूप से खेत में दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव उस खेत में बहुत ज्यादा हो जाता है जहां बार बार उसी फसल को हम उगाते हैं। ऐसे दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र का प्रयोग करें, जिससे एक फसल में एक ही बार सब्जी लें, दूसरी बार उसमें सीरियल क्रॉप ले लें या पल्सेज ले लें, तीसरी बार आप वेजिटेबल्स ले लें या गन्ना ले लें। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करेंगे जिसका प्रभाव कम हो जाएगा। ये देखा हमारे ऊपर एक कोट होता है, बैक्टीरिया ना फंगस घुस नहीं सकते जब तक। तो ये नेमाटोड हमारा जहां पेनिट्रेट करता है, सुई के तरीके से चुभाता है, वहां घाव बन जाते हैं और जहां घाव बन जाता है वहां पर सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेजी से पेड़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
प्रवेश करने के बाद पूरे जड़े को नष्ट कर देते हैं। इसके प्रभाव को आपने देखते हुए ये पौधे को देखा होगा। एक तो पौधा इसका छोटा रह जाता है, दूसरा इसमें फल कम लगते हैं, तीसरा पौधा में फूल गिरने लगते हैं, चौथा पौधे की पत्तियां बहुत छोटी छोटी होने लगती है। तो आपको लगता है कि मेरा पौधा नहीं बढ़ रहा है, इसमें फल नहीं आ रहे हैं। ऐसी दशा में आप जब जड़ को उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें ये गांठें दिखाई देती है। गांठें दो तरीके की होती हैं। एक गांठ जो होती है वो नियमित आकार की नहीं होती है, और एक गांठ होती है जिसमें एक विशेष आकार होता है। ये गांठ होती है दलहनीय फसलों में, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, लेकिन इसमें भी जो गांठ होती है ये रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर साइज की होती है, और इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। कभी आप किसी लैब में जाएंगे जहां माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठते हैं, वो आपको दिखा सकते हैं कि इसमें कितने टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं। अब आपका ये बहुत ही भयंकर, बहुत परेशानी वाला नेमाटोड होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक नीम ऑयल का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। दूसरा नेमाकिल एक प्रोडक्ट है, नेमाकिल है, वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम होता है, नेमाकिल है, पैसिलोमाइसिस है, ट्राइकोडर्मा है। इन सबके प्रभाव से अपने आप ये सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इनके ऊपर ग्रो करते हैं और इनकी मात्रा कम हो जाती है। नीम ऑयल आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें इम्यून पावर पौधे के अंदर डेवलप होता है। अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा नेमाटोड है, ऐसे स्थिति में 500 से 800 किलोग्राम नीम की खली आप अपने खेत में डालेंगे, और अगर क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं या इसमें मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं तो आप गेंदे का पौधा लगा दें। इस पे गेंदे के पौधे से भी नेमाटोड नहीं आते। आपने हेलो, इसमें एक आपका शुगर केन और या बिल्ट है, बिल्ट के बारे में पहले ही बताया जा चुका। शुगर केन के बारे में भी आपने देखा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन या बिल्ट डिजीज शुगर केन में कैसे काज करती है। इसके कंट्रोल के लिए ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या सुरक्षा, पातनी सुरक्षा का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम प्रयोग थोड़ा सा बता देते हैं जो समराइज है। बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड सुबह के समय या शाम के समय करें। प्रयोग करने के बाद खेत में नमी बनाए रखें, मतलब सिंचाई आप कर दें। अगर आप गर्मी के महीने में करते हैं तो मल्चिंग कर दें। तीसरी चीज, आप इसको मृदा उपचार कर सकते हो, बीज उपचार कर सकते हो और फोलियर उपचार भी स्प्रे कर सकते हैं। तीनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। 80 से 90% रोगों की रोकथाम जो है बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड खेत में कर सकता है। तो ये मेजर बिंदु हैं जिसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, और मैं समझता हूँ किसानों के लिए कुछ ज्ञान वर्धक चीजें यहाँ से प्राप्त हुई होंगी। आपके और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप बताइएगा। डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही विस्तार से आपने, मुझे नहीं लगता भी कोई पक्ष जो है आपने छोड़ा होगा। सारी चीज़ों को आपने टच किया है और किसानों को डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि जो जैसे एक तो जगह पे शुक्ला जी ने बताया भी पतंजलि की प्रोडक्ट्स, हम ये मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे शुक्ला जी ने बताया भी 800-900 कंपनियां हैं मार्केट में जो ये चीजें बता रही हैं, बेच रही हैं। तो आप किसी भी चीज को, हम ये नहीं कहते कि आप पतंजलि की लीजिए, ये हमने उदाहरण के तौर पे आपको बताए हैं भी पतंजलि भी हर तरह का बायो फंजीसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स बना रहा है, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो आपने लेना वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमने बताने का प्रयास किया है कि ये चीजें हमारे पास भी हैं और बाकी के पास भी हैं, तो आपकी चॉइस रहेगी। और इसके साथ साथ मैं एक और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मैं अक्षय से प्रार्थना करूँगा कि एक जो सुबह डिस्कस हुआ है
वो चैट बॉक्स में वो फॉर्म डाल दीजिए। और मैं ये अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि एक और समस्या है, जैसे आप ये हमने रोकथाम की तो बात की है, बीमारियों की, कीड़ों मकोड़ों की, सब चीजों की, इसके साथ पानी की समस्या भी बहुत आ रही है। तो उसके लिए हमारा प्रयास है कि भी स्प्रिंकलर्स और ड्रिप्स भी किसान भाई लगाएं। उसके लिए हमने एक प्रकार का डेवलप किया है प्रोफार्मा, वो मैं अक्षय से कहूंगा भी चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि किसान भाई जो इंटरेस्टेड हो उसको देख लें, भर लें, फिर उसके आगे हम इस पे बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि भाई समय लगभग 2 घंटे हो गए हैं, 1 घंटा सौरभ ने लिया और 1 घंटा ही शुक्ला जी ने लिया। बड़ा विस्तार से हर चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया। दोनों मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की है और शुक्ला जी कल सारा दिन लगे रहे हैं इसी काम में और अंत में ये कोई पक्ष इन्होंने नहीं छोड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। इससे पहले कि हम और किसानों के प्रश्न लें या आगे बातचीत करें, मैं चाहूंगा कि पवन जी कुछ अपने विचार प्रकट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मेहता, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे जो स्पीकर्स थे और हमारी जो पैनल है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तैयारी की है और मुझे लगता है कि हमें क्वेश्चंस पर आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ से कि जो प्रश्न आए थे, जो एक्सेल शीट बनी है हमारी, उसमें जो भी प्रश्न हैं वो एक बार दिख जाए पैनल को भी और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उसको देखते हुए अगर कोई चीज छूटती है और कोई रिकॉल करना है तो उसके आधार पर सेशन को आगे ले जाते हुए क्लैरिटी जिससे हो जाए कि कोई चीज छूटे नहीं। अगर कोई चीज छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, उसको फ्लैग कर लें और आगे अगर कोई प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाता है, मेरी रिक्वेस्ट होगी सभी से, विशेषकर कृषकों से, कि अपने हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें अपने प्रश्नों को डाल दें। अगर आप को पूर्ण रूप से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तब भी डालें, और अगर आपको ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में भी आप बता दें। साथ ही हमारे टीम से डॉक्टर मेहता, हमारी टीम ने एक और पानी के ऊपर भी कुछ एक थोड़ा सा प्रयास किया है कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम्स के ऊपर वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो टीम के जो सदस्य हैं वो भी कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, लेकिन आप इसको इनिशिएट कर दीजिएगा इस काम को भी। थैंक यू सर। हेलो जी महेश जी, पाटिल जी। सर, वायरस के लिए कुछ है? पाटिल जी, वायरस के लिए शुक्ला सर ने बता दिया है कि मोज़ेक वायरस जो है और उसमें वो सारी चीजें। शुक्ला जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि एक बार दोबारा से फिर बता दीजिए सर इनको। वायरस जो है भयंकर रूप से आता है, 2 तरीके से है। एक तो बीज जनित हो सकता है, दूसरा इसके ऊपर कीड़ा एक होता है, व्हाइट फ्लाई होता है। वो जहां जहां जाएगा, तो अगर कोई इन्फेक्टेड वायरस ग्रसित पौधे पर जाएगा, दूसरे पर जाएगा तो वहां भी आएगा। ऐसे कंडीशन में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इंसेक्टिसाइड में आपको नीम ऑयल जो है वो बताया गया है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो नीम की निमोली ले लीजिए, उसको रात में पानी में डालिए, उसको तोड़ करके पानी में डाल करके और 10 दिन के बाद छान करके पौधे पर छिड़काव कीजिए, वहां से कंट्रोल होगा। या नीम का तेल आता है 1500 से 3000 ppm, उसका प्रयोग कीजिए। साथ ही आपको अगर प्राइमरी स्टेज की है तो उस पर मट्ठा डाल दीजिए, तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जब भयंकर प्रकोप होगा तो इसको उखाड़कर फेंकना ही उचित होगा, क्योंकि ये एक से वायरस हो जाता है। जैसे एड्स हो गया या वायरस हो गया, उसी तरीके से इसमें पूरे सिस्टम में फैल जाता है। और इम्यून पावर ही हमें डेवलप करना है। जितनी इम्यूनिटी रहेगी, पौधा 3 महीने 4 महीने 6 महीने का रहेगा तो वो सर्वाइवल हो सकता है। नीचे क्या डालने का सर? नीचे आप नीम की खली प्रयोग करेंगे तो उस पौधे पर, जब उस नीम की खली अगर 500 से 8 किलोग्राम पर एकड़ आप प्रयोग करते हैं, तो पौधा जब जन्म लेता है, पौधे के शरीर में एक तरीके से
इम्यूनिटी पावर आ जाती है और तीखापन आ जाता है। इंसेक्ट इस पर ज्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, या उस पर बैठेंगे फिर वहां से उड़ जाएंगे, तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। जब इस पर घाव किया जाता है, घाव किया जाएगा, उस घाव से ही इसके अंदर वायरस फैल जाता है, पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है। वो नीम ऑयल स्प्रे किया है सर, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। देखिए सर, अगर इसमें आपके ऊपर एक बार आ गया वायरस तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इसके सिस्टम में आ गया, ये एड्स पूरे सिस्टम में फैल गया या वायरस पूरे सिस्टम में फैल गया है, तो उसको इम्यूनिटी आप दे सकते हैं। इम्यून करके बूस्ट करके जब तक मिल रहा है पौधा आप ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा और वर्टिसेलम लेका ने वो दिया तो चलता है इस तरह। यूरिया हेलो आपको पौधा उखाड़ कर फेंक देने की सिफारिश की जाती है। देखिए वायरस का एक वेक्टर होता है, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बताया भाई, एफिड है, जैसिड है, व्हाइट फ्लाई है, वेक्टर उस कीड़े को, वायरस को लाता है। आपने कीड़ा मारना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है पहले। इसीलिए आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि भी नीम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास नीम गोल्ड नहीं है तो नींबू, जो नीम की वो क्या कहते हैं, निम्बोनियों को यूज कीजिए। ये सब प्रयत्न है, लेकिन अगर सीवियर केस है तो उसको उखाड़ के और उसको आप दबा दीजिए या उस पौधे को जला दीजिए। ये बहुत जरूरी है। वो एक प्लांट से एक प्लांट जाता है सर? हाँ, वो जाएगा, जहाँ कीड़ा जाएगा उसको लेके जाएगा। यही तो आपको बताया है डॉक्टर शुक्ला ने, वो स्प्रेड कीड़ा ही करेगा, चाहे वो व्हाइट फ्लाई है, जैसिड है, एफिड है, ये 3 तरह के कीड़े यही उसको फैलाते हैं। ठीक है, तो उसमें हाथ भी टच किया तो भी दूसरे झाड़ों को जाता है क्या वो वायरस? पार्डन? हाथ से टच करके दूसरे झाड़ को बिल्कुल जाएगा। वायरस तो जैसे ये आजकल आप सुन नहीं रहे हो, ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है आपका, ये भी तो वायरस है। इसीलिए कहते हैं आप भी हाथ धोइए, सब कुछ कीजिए। एग्जैक्टली वही है। अगर जिस खेत में वायरस है आप दूसरे खेत में जाएंगे तो उससे भी वो हो जाएगा। तो ये तो अवॉइडेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, थैंक यू। तो ये जैसे मेरे साथी ने आपके सामने आगे ये सब क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जिनके हमने जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन अगर जिसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, या जैसे पवन जी ने बताया चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। सौरभ, कोई और क्वेश्चन है क्या चैट बॉक्स में? हेलो सर, नमस्ते। हेलो नमस्ते। हेलो, बोलिए आप। सर नमस्ते। सर, ये जो जमीन है, जमीन में जो अभी बताया गया कि 17 प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व होना चाहिए, तो हम लैब में टेस्ट करवाते हैं, काफी दिनों बाद रिपोर्ट आती है और वो भी सही नहीं मिलती है। तो तुरंत यहाँ कोई ऐसा तरीका है जो खेत में ही ये पता लगाया जा सके कि कौन सा तत्व कम है? देखिए किसान भाई, पौधे के अंदर जब आप खेत में जाते हैं तो पौधा देखने से पता चल जाता है कि इस पौधे में कोई रोग आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आती है तो पौधे क्या क्लोरोसिस हो जाएगा, पीलापन हो सकता है, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे मैग्नीशियम की कमी से है। अगर पीलापन आता है तो आप सल्फर देख सकते हैं, नाइट्रोजन देख सकते हैं, मैग्नीशियम देख सकते हैं, जिंक देख सकते हैं। अगर धब्बे आ रहा है तो बोरान हो सकता है। इस तरीके से अगर आप सामान्य रूप से फसल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामान्य खेती कर रहे हैं, अगर आप जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, जैविक खाद मतलब आप गोबर की खाद ले सकते हैं, आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, आप स्टरलाइज पोल्ट्री मैन्योर ले सकते हैं, कंपोस्ट प्रेसमेड ले सकते हैं, इस तरीके नेडफ का खाद ले सकते हैं। इस खाद का अगर आप प्रयोग करेंगे, हरी खाद ले सकते हैं, तो ये जितनी डिफिशियंसी